हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज हरीश वाधवानी हियर एंड मैं अभी आपके साथ में जो सी इंस्टीट्यूट की रिलीज की हुई एमसीक्यू बुकलेट थी उसके अंदर 20 क्वेश्चंस थे वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई हैव टेकन टू पार्ट्स। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुके हैं, ऑलरेडी डाल दिया है। पार्ट 3 अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट इज टुडे 6 अगस्त, लेकिन थोड़ा शाम सा टाइम हो गया है। मैं रिकॉर्ड करते करते शायद देर हो जाएगी, 10-11 बज जाएंगे और फिर शायद अभी रात को अपलोड ना कर पाऊँ तो कल सुबह अपलोड कर दूंगा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से, ठीक है। सो हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। वी आर ओवर हियर। पार्ट 1 के अंदर हम सीक्यू नंबर 1 2 3 4 5 किया, और पार्ट 2 के अंदर अभी क्वेश्चन 6 से 11 हमने कर लिया था, बट एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये एक अलग सा इसमें एक एलिमेंट था जो मुझे समझाना है, और इसको साथ में एक क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में लिंक करना है, क्योंकि क्वेश्चन 7 और 13 इनके अंदर जो भी कॉन्टेक्स्ट बताए हैं वो बहुत सिमिलर है, तो हम लोग एक साथ कर लेंगे दोनों बातें। बहरहाल, जो अगर इस सीरीज को पहली बार देख रहा है वो ये देख करके शॉक हो जाएगा कि ये कौन से क्वेश्चन स्टेटमेंट ये निकाला हुआ है। दिस एमसीक्यू बुकलेट इज रेलेवेंट फॉर मई 23 एंड नवंबर 23, और हमको अभी सितंबर 24 में बैठने वाले हैं। तो देखो यार, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने ये सारी चीजों को अपडेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। मैं जो भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो सारे लेटेस्ट वर्जन एप्लीकेबल जो भी अमेंडमेंट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। So all the provisions that I'm going to discuss is amended as per the latest provisions which is applicable for September 2024 exams. And don't worry, amended version ही पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सो मुझे बस एक बार बताना था, बिकॉज हर किसी का रहता है नया टीचर नया टीचर नया टीचर, तो बता दिया भाई, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे एंड वील टेक अप क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले, बिकॉज उसी के अंदर मुझे फ्रेश माइंड या एक फ्रेश अप्रोच की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, गिव मी जस्ट 1 minute, not more than that. Yes, we are there. चल भाई, हाँ, क्वेश्चन 6 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चल 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 चल। Here we are. क्वेश्चन 7, राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। भाई साहब, ये तबाही लेवल क्वेश्चन है ये वाला, और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13 मैं साथ में ही करवा दूंगा। ओके, 7 के बाद सीधा दुबक के 13 पे चला जाऊंगा। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये जो मैंने पेंडिंग वर्ड लिखा हुआ है इसको मैं फिलहाल के लिए रब आउट कर देता हूँ। एंड हियर वी आर। सबसे पहली बात, मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ाऊं उसके पहले बस आप सिर्फ ये एक शब्द देखो यहाँ पे, ये क्या बोला है। ये लोग ने बोला है ये कोई राम, हाँ जी, राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, मिस्टर राम उसके करता धरता है। एंड हियर यू कैन सी, मैं एक येलो हाइलाइटर से आपको बताता हूँ, द मेन बिजनेस ऑफ कंसर्न इज कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन होगा इस पूरी कहानी को समझने में। दिस इज योर बेसिस, दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन तबाही लेवल इंफॉर्मेशन। ओके, तो एक बार के लिए ऐसे समझो कि आप जिस भी सिटी में रहते हो, जहां से भी आप ये बैठ करके वीडियो देख रहे हो, आपके सिटी इलाके में बिल्डर्स डेवलपर्स होते हैं जो कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो इनका काम मेन यही होता है कि बिल्डिंग बनाना है, और उसके अंदर जो भी 20 25 50 100 फ्लैट जितने भी फ्लैट्स है वो सारे फ्लैट्स बेच देने हैं, और जो भी नीचे शॉप्स कुछ बनाए कमर्शियल यूनिट्स वो भी बेचने हैं। इनका काम बस बिल्डिंग बना करके उसके अंदर के फ्लैट्स बेचना होता है। और यहाँ पे सिमिलर लाइंस पे एक राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं। बट बिफोर आई कुड इवन टेक अप द क्वेश्चन, मैं आपको एक बार के लिए कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। ये वाली चीज ना आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जो भी बातें होंगी अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा तो आप समझ पाओगे, वरना आप अटक जाओगे। बहुत बढ़िया से यहाँ पे ध्यान दो। ये बात कर रहे हैं, पता है क्या, टैक्सेबिलिटी ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स। अनसोल्ड यूनिट्स वो वाले यूनिट्स जो बिल्डर बेच नहीं पाया है। मैंने जिन वर्ड्स को कलर किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, आपने इन वर्ड्स पे ध्यान देना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एज्यूम करते हैं एक बिल्डर है जिसने एक बिल्डिंग बनाई है और उसके अंदर 100 रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, और उसके बिल्डिंग के नीचे वाले जो फ्लोर, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था, वहां पे उसने कुछ शॉप्स बनाई थी। अज्यूम करते हैं वो 20 शॉप्स हैं। तो इसमें 120 यूनिट्स हैं, जिसमें से 100 यूनिट्स घर वाले हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, और 20 यूनिट शॉप वाले कमर्शियल यूनिट्स हैं। ये जो 100 यूनिट बिल्डर ने बनाए थे ये सारे के सारे बेच ना सका, बिकॉज कभी कभी ऐसे होता है, आपको पता होगा, वास्तुशास्त्र, घर की फेसिंग इस तरफ है उस तरफ है, और वाइब्स अच्छी नहीं आ रहे हैं, ऑल दैट थिंग। तो कुछ कुछ ऐसे फ्लैट्स होते हैं जो पनौती होते हैं, कुछ कुछ ऐसे शॉप्स होती है जो पनौती होती है। अज्यूम करते हैं कि ये 100 फ्लैट्स में से 82 फ्लैट्स बिक गए, 18 या 85 फ्लैट्स बिक गए हैं।
15 फ्लैट बाकी हैं और जो शॉप है उनमें से अज्यूम करते हैं कि 5 शॉप्स है जो बेचना बाकी है। तो ये जो उसके 20 अनसोल्ड यूनिट्स है, ये अनसोल्ड यूनिट्स अब बिल्डर के हाथ में। अब ये जो फ्लैट हमारे हाथ में अगर अभी होता है, बिल्डर की बात छोड़ दो, हमारे हाथ में कभी फ्लैट होता है, हम जिस घर में रह रहे हैं या हमारी एक इन्वेस्टमेंट फ्लैट है, तो इनकम टैक्स वाले बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप एक घर बोल सकते हो एसओपी, चलो ठीक है 2 घर बोल दो एसओपी, लेकिन 2 से ज्यादा जितने भी घर होंगे अगर आप एसओपी बोलोगे तो हम तो उसको एसओपी नहीं मानेंगे, हम उसको डीएलओपी मानेंगे। सिर्फ 2 ही घर को आप एसओपी बोल के उसका एनएवी नील लेने का बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे बिल्डर्स को पता है क्या बोला, बिल्डर्स को बोला है कि आपके जितने भी अनसोल्ड फ्लैट्स है इनको आपने एसओपी बोलना है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन 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 भाई साहब, बिल्डर के जितने भी अनसोल्ड फ्लैट्स हैं इनको टैक्स लगाया जाएगा अंडर द हेड आईएफएचपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैंने यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर के हाईलाइटर से बात बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। ऑल सच, ये जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पढ़ना, all such units which are residential or commercial units which are unsold and which are held as stock in trade are taxable under the head IFHP as follows। तो ये सबसे बड़ा कंक्लूजन है, ये पहले आप ले लो अपने दिमाग में, क्योंकि इसको लेकर के इंस्टीट्यूट ने बड़ा सारा क्वेश्चन बनाया है। तो आपके एग्जाम में कैसा कुछ हिट होने के चांस रहते ही रहते हैं। All such residential units which are unsold and held as stock in trade are taxable as IFHP। ये बात मैंने 2 बार क्लियरली आपको बता दी। अब एक बात समझो कि अगर बिल्डर इसको जिंदगी भर, मान लो ऐसे फ्लैट्स है जो 4 4 साल 10 साल 20 साल तक बिल्डिंग बन गई है, लेकिन 2 ऐसे फ्लैट्स है जहां पे लग रहा है कि भूत वूत आता है, और 2 ऐसे फ्लैट्स है जो बिल्डर बेच नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? अरे सारे के सारे अनसोल्ड फ्लैट्स को बिल्डर को कौन से हेड में लेके आना पड़ेगा? आईएफएचपी। देखो ये बहुत बड़ा डिलेमा है, बिल्डर चाहता है उसको पीजीबीपी में लेके जाने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग बनाना और बेचना ये बिल्डर का बिजनेस है, प्रोफेशन है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया नहीं नहीं नहीं, बिल्डर अगर आपके कुछ अनसोल्ड फ्लैट्स हैं जिसको आप स्टॉक इन ट्रेड बोलोगे, वो सारे अनसोल्ड फ्लैट्स को आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा अंडर द हेड आईएफएचपी। अब ये बात आपको नहीं पता थी, आपको जो बात पता है मैं वो बता देता हूँ। आपने अपनी मॉड्यूल में या कहीं पे क्लास में या कहीं पे भी कई चीज पढ़ी हुई है आपने ये, कि अगर बिल्डर के पास कुछ अनसोल्ड फ्लैट्स हैं तो उस अनसोल्ड फ्लैट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इनकम टैक्स वालों ने बोला कि ये डेट बड़ी शानदार डेट है, ये डेट आप मार्क कर लीजिए। जिस भी दिन जिस भी दिन जिस भी दिन वो सिटी में जहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हो वहां पे म्यूनिसिपैलिटी ने, वहां पे लोकल अथॉरिटी ने जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया था। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना बात नहीं बन सकती, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब रह सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बन गई है पूरी प्रॉपर है, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, पानी वानी है, लाइट वाइट है, सब कुछ है। तो बीएमसी वाले वो, मतलब मुंबई में बीएमसी है, वैसे लोकल अथॉरिटी वाले वो कॉर्पोरेशन वाले वो बना करके दे देते सर्टिफिकेट। जब भी उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दिया वो डेट इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन बार बार बोलेगा द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कंस्ट्रक्शन कब खत्म किया दैट इज नॉट रिलेवेंट। इनफैक्ट यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाने के बाद में म्यूनिसिपैलिटी से, कॉर्पोरेशन से, लोकल अथॉरिटी से जब आपको वो सर्टिफिकेट आया कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो डेट रखना हाथ में, क्योंकि उस डेट से आपको आगे का फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर काउंट करने हैं। तो ये डेट जिस भी फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रही है वो फाइनेंशियल ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर 0 है। इसके आगे 2 फुल फुल फाइनेंशियल ईयर्स, तो ये डेट के आगे पहुंचो कोई भी 1 अप्रैल, ये डेट के आगे जो भी 1 अप्रैल आ रहा होगा वो 1 अप्रैल ले लेना। और वहां से फ्लैट 2 साल तक जितने भी अनसोल्ड फ्लैट्स है बिल्डर के, जितने भी अनसोल्ड फ्लैट्स हैं वो फ्लैट्स को बिल्डर को आईएफएचपी में लेके आना है। बट यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट ध्यान देना है। अगर बिल्डर ने वो फ्लैट्स को लेट आउट कर दिया, भाड़े पे चढ़ा दिया, तो उसको लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करेंगे। बट अगर बिल्डर ने उसको अनसोल्ड भी रखा था और वेकेंट मतलब भाड़े पे भी नहीं चढ़ाया, तो अगर ऐसा कोई फ्लैट है जो बिल्डर ने लेट आउट भी नहीं किया, तो उसको आप बोलेंगे एसओपी और उसकी एनएवी ले लेंगे नील। तो देखो यहाँ पे आपको मैं एक बात के लिए कंक्लूजन बता देता हूँ, जितने फ्लैट्स बिक गए, सेल हो गए, वो तो मेरे काम के नहीं है। जितने फ्लैट्स अनसोल्ड है उसके लिए इनकम टैक्स वालों ने क्लियरली बोला कि जब भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा वो पर्टिकुलर डेट से लेकर के आप पहुंचो आगे वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट की डेट, दैट इज 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल से 2 फाइनेंशियल ईयर्स काउंट करो। इसीलिए जब भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया वो वाला फाइनेंशियल ईयर मैंने ले लिया फाइनेंशियल ईयर 0, और वो उसके आगे FY1 एंड FY2। तो वो ग्रीन वाला जो डॉट है वहां से लेकर के आगे आप FY2 खत्म होने तक, इतना जहां पे भी आपको ब्लू कलर के बादल दिख रहे हैं, ये पूरे रीजन में अगर आपके पास अनसोल्ड फ्लैट्स हैं तो उस अनसोल्ड फ्लैट्स को आईएफएचपी में लेके आना। लेकिन ट्रीटमेंट समझ लो, अगर लेट आउट कर दिया तो एलओपी बोल के आईएफएचपी में टैक्स लगाएंगे, और अगर लेट आउट नहीं किया था बिल्डर ने
तो वो आप लोग उसको क्या बोल देंगे, एसओपी। और एसओपी का बेनिफिट होता है नील एनएवी लेने का बेनिफिट, वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नील एनएवी लेने का बेनिफिट आपको सिर्फ ये 2 साल वाला जो मैंने पीरियड बताया बस यही तलक है। इसके बाद भी अगर बिल्डर के फ्लैट्स अनसोल्ड ही रह जाते हैं तो अब बिल्डर के पास में कोई चारा नहीं है। दो ही रास्ते हैं, अगर बिल्डर के फ्लैट्स अनसोल्ड है तो कोशिश करे उसको बेचे, नहीं तो उसको रेंट पे लगा दे। देखो अनसोल्ड फ्लैट्स को अगर उसने 2 साल के बाद में लेट आउट कर दिया, लेट आउट कर दिया तो लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह एलओपी ट्रीट कर देंगे। लेकिन अनसोल्ड फ्लैट्स को अगर बाद में भी वो अनलेट रखता है, बाद में भी अनलेट रखता है, तो इनकम टैक्स वाले अब एसओपी लेने का बेनिफिट, एसओपी का एनएवी नील लेने का बेनिफिट नहीं देंगे। ऐसे केस में अगर आप भाड़े पे नहीं भी चढ़ाओगे तो हम तो मान लेंगे कि इट इज लेट आउट, हम तो मान लेंगे इट इज डीम लेट आउट। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैंने आपको ये आउटलुक बस इतना बताने के लिए किया था कि एसओपी बोल के एनएवी नील लेने का बेनिफिट ये बिल्डर को कब मिलता है। अब मेरी बात समझो, ये बिल्डर को तब मिलता है जब वो शुरू के 2 साल के पीरियड के अंदर है। 2 साल कहाँ से, जब भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया उसके आगे जो 1 अप्रैल आता है वो 1 अप्रैल से फ्लैट 2 साल। तो सर ये वाले रीजन में, ये फाइनेंशियल ईयर 0 में क्या ये भी बेनिफिट अवेलेबल है? यस, यहाँ से अवेलेबल है पूरा, ग्रीन वाले डॉट से लेकर के आगे आपको ये 2 साल जब खत्म होंगे उस डेट तक है। और इसमें आपने लेट आउट कर दिया तो एलओपी की तरह ट्रीट करेंगे, बट अगर लेट आउट नहीं किया है तो उसको अनलेट जो फ्लैट्स होते हैं, अनसोल्ड एंड अनलेट, उसको एसओपी बोल के एनएवी ले लेंगे। हालांकि 2 साल के बाद में अगर आपने लेट आउट नहीं किया तो हम उसको डलॉप मान लेंगे, हम उसको डलॉप मान लेंगे। ठीक है, ये रहा अनलेट यूनिट विच आर नॉट लेट आउट इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस 2 साल के पीरियड के बाद में डलॉप मान लिया जाएगा। ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट और ये मुझे डिस्कस करना था, इसी के बेसिस पे अब लेके जाता हूँ आगे। लेकिन एक बात तो बहुत पक्की है कि अगर बिल्डर के पास कुछ अनसोल्ड फ्लैट्स है तो उसको कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे, इट विल बी टैक्सेबल ओनली एंड ओनली अंडर आईएफएचपी। आप उसको पीजीबीपी में लेके जा ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स में क्लियरली ये बात लिखी हुई है और इसी बेसिस पे इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन बनाया है। राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं और इनका मेन बिजनेस है कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स एंड कमर्शियल यूनिट्स। अब मेरी एक बात समझो, जिससे आपको तो हिंट मिल ही गया है कि अब यहाँ पे राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने कुछ बिल्डिंग बना करके कुछ फ्लैट्स इनके अनसोल्ड रह गए होंगे। तो देखो अनसोल्ड फ्लैट्स है तो कहाँ पे टैक्सेबल करेंगे इसको, हाउस प्रॉपर्टी में। पीजीबीपी में नहीं लेके जाएंगे, अदर सोर्स में नहीं लेके जाएंगे, कुछ नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में भी कहाँ पे, क्या एलओपी में, क्या एसओपी में? तो देखो एलओपी में लेके जाएंगे अगर लेट आउट कर दिया, बट अगर लेट आउट नहीं किया तो देखेंगे उसको एसओपी में डालना है कि डीएलओपी में डालना है, क्योंकि आपका कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस भी आया था वो फाइनेंशियल ईयर 0, उसके आगे 2 फाइनेंशियल ईयर तक उसको एसओपी बोल के एनएवी नील लेने का बेनिफिट मिलेगा। और 2 साल के बाद अगर आपने भाड़े पे नहीं चढ़ाया तो डलॉप मान लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देना, पूरी पूरी बातें मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि सीए इंस्टीट्यूट ने ये वाली जो फाइल बनाई है इसके अंदर वो लोग ने आपको प्रीवियस ईयर 2022-23 ये दिमाग में रखते हुए हर क्वेश्चन पूछा है। तो हम भी इसी लॉजिक के हिसाब से चलेंगे। तो आप इस हिसाब से चलना कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर 22-23 की बातें होने वाली हैं। नाउ आई एम टेकिंग इट अहेड फ्रॉम योर राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डेवलप्ड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम है लग्जरिया हेवन हेवन, हालांकि इसका कुछ मेरे काम का नहीं है। विच हैज बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स विद इट्स ओन फंड्स। ठीक है, अभी भी डेटा काम का नहीं है। इट ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑन फॉर द सैड प्रोजेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 31st ऑफ मार्च 2022। तो देखो अब आपको ये डेट मैं इधर ग्रीन कलर वाली डेट बना के दे रहा हूँ, आपने मेरे ये वाले कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझना है। मैंने ग्रीन कलर की डेट मारी थी वो जिसमें आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया था, लेकिन ग्रीन वाली डेट के बाद में आपको उसके आगे जो भी 1 अप्रैल आएगा वो पकड़ना है, क्योंकि वो वाली 1 अप्रैल से आपके 2 ईयर काउंट होंगे। तो अब कोइंसिडेंटली इनकी ग्रीन वाली डेट के ठीक नेक्स्ट डे ही पड़ रहा है 1 अप्रैल। तो भाई साहब मैं आपको यहाँ पे लिख करके दे देता हूँ 1 अप्रैल, दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। 1/4/2021, सॉरी 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 22, ये इसके बाद वाली डेट आ गई। ओके, या मैं इसको थोड़ा सा नीचे ही क्यों ना लिख दूं तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके बाद वाली जो डेट आई 1/4/2022, और इसका जो एक साल खत्म होगा ये 31/3/2023। ये ये है मेरा FY1, एंड यहां से दैट इज 1/4/2023 to 31/3/2024, दिस बिकम्स माई FY2। और इस पीरियड के दौरान, इस पूरे सेट के दौरान
अगर मुझे कोई भी हाउस प्रॉपर्टी, अगर बिल्डर की कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अनसोल्ड दिखती है, एंड अगर वो अनलेट है, बेचा भी नहीं, अनसोल्ड है एंड भाड़े पे भी नहीं चढ़ाया, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ना बेच रहे हो ना भाड़े पे चढ़ा रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे अनलेट। सॉरी सॉरी, उसको हम लोग, ये अनसोल्ड एंड अनलेट होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है SOP, और इसके लिए हम ले सकते हैं NAV इक्वल्स टू निल। ओके, बट आफ्टर दिस, और अगर लेट आउट कर दिया तो फिर LOP हो जाएगा, ठीक है। बट इसके बाद में भी अगर आप अनसोल्ड और अनलेट रखते हो, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टीज को बोला जाएगा डलॉप, और फिर डलॉप के हिसाब से टैक्सेबिलिटी हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज इट। Ram sold majority of the flats in the flats of its residential units and commercial units in the financial year 22-23, मतलब 22-23 मतलब ये वाला साल। ओके, तो इसके अंदर उसने मेजॉरिटी फ्लैट्स बेच दिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1 के अंदर उसने मेजॉरिटी फ्लैट्स बेच दिए। अब वो लोग आपको बता रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 31 मार्च 2023, मतलब ये वाली डेट का बता रहे हैं। सर ये वाली डेट पे अगर कोई फ्लैट अनसोल्ड है एंड अगर लेट आउट भी नहीं किया, तो उसको SOP मानेंगे, क्योंकि ये मेरा फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है। ओके, ठीक है। सो दिस इज माई FY1 स्टॉक एज ऑन FY1 का एंड। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज अ slump in the real estate sector, slump मतलब मार्केट गिर गया था। In order to earn some income from these units, Ram incidentally let out some units। भाई साहब, मैं इसको येलो कलर चढ़ा देता हूँ, राम ने जिसको लेट आउट कर दिया, लेट आउट सम यूनिट्स, वो वाले यूनिट जो राम के पास में पड़े हुए थे एज अ स्टॉक इन ट्रेड, उन सारे यूनिट्स को उसने लेट आउट किया है। और भाई साहब लेट आउट कर दिया तो मैं उसको बोल दूंगा LOP। The details of the units which are constructed, sold, and held as stock in trade are as given as under. Now here you have all these data, and I will just एक बार के लिए मैं कट ऑफ करके ये सारी डेटा को यहीं पे लिख देता हूँ, मेरे को बीच में गड़बड़ शड़बड़ नहीं चाहिए। So I'll treat this as SOP, and I'll take NAV equals to nil for these kind of properties. Now one, आपके पास देखो यहाँ पे टोटल यूनिट्स बिल्डर ने कंस्ट्रक्ट कितने किए थे, तो ये ग्रीन कलर चढ़ा दिया। यो उसने बेच कितने दिए थे, ठीक है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए काम है स्टॉक इन ट्रेड, जिसको मैं ब्लू कलर देता हूँ। मेरे लिए काम है लेट आउट, जिसको मैं येलो कलर दे रहा हूँ। और मेरे लिए काम है पिंकी, ऐसे वाले फ्लैट्स विच आर वेकेंट, जिनको बेचा नहीं और भाड़े पे भी नहीं चढ़ाया। तो मैं अगर आपको वर्ड्स दे दूं कि मैं क्या क्या बोलते रहता हूं, तो ये ब्लू वाले को मैं बोलता हूं अनसोल्ड, इस वाले को मैं बोलता हूं लेट आउट, और इस वाले को हम बोल रहे हैं अनलेट। ओके, तो रेजिडेंशियल यूनिट्स 100 बनाए थे, कंस्ट्रक्ट 100 किए थे, उसमें से 70 बेच दिए। स्टॉक इन ट्रेड अपने पास में 30 पड़ा हुआ है, जिसमें से लेट आउट, भाई साहब लेट आउट को मैं कर दूंगा रेड वाला बक्स और येलो हाइलाइटर, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था जितने भी यूनिट्स लेट आउट किए थे, इफ लेट आउट, इफ लेट आउट देन टैक्सेबल एज LOP। तो हमने कितने यहाँ पे बिल्डर ने लेट आउट किया हुआ है, 10 यूनिट्स लेट आउट किए हैं, एंड एक्चुअल रेंट पर यूनिट पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज लेट आउट यूनिट्स मेंशन्ड इन 5 इज 10,000 पर मंथ। तो अगर आप 10 फ्लैट्स का पर मंथ का रेंट निकालो, देखो एक महीने का है, 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 10,000 फ्लैट्स, तो आपको ₹1 लाख मिलेगा, ये पर मंथ है। और मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 12 लाख रुपए का उसका रेंट इनकम आया है। हालांकि ये इसका GAV होगा, इसमें से हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन और ऑल दैट थिंग निकालते हैं कमर्शियल यूनिट्स की। लेकिन भाई साहब कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो इनके पास में पड़े हैं एज अनलेट, ये वाले होंगे SOP, ठीक है, क्योंकि ये मेरे फाइनेंशियल ईयर 1 में फॉल कर रहे हैं। उसके बाद 40 कमर्शियल यूनिट्स बनाए थे, जिसमें से 25 बेच दिया, 15 पड़े हुए हैं, और ये 15 में से दादाजी ने चढ़ाए हैं 5 लेट आउट पे, भाड़े पे, और ये है उसका रेंटल इनकम। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाईलाइट येलो, इंडिकेटिंग जो भी येलो वाला डेटा है दैट इज माई लेट आउट वाला डेटा। 5 into 18 ये बनेगा मेरे हिसाब से ₹90,000, बट ये होगा पर मंथ,
मल्टीप्लाइड बाय 12 तो आपको 12 महीने का रेंट मिल जाएगा। ओके। अब कौन से यूनिट्स ऐसे हैं जो बिल्डर ने अनसोल्ड एंड अनलेट रखे हुए हैं? तो ये जो मैंने ये जो भी पिंक कलर, ये जामुन कलर जो भी है, मैंने ये जो भी जामुन कलर किया है, ठीक है, ये गोल बनाया है डार्क वाला। दीज आर फ्लैट्स विच आर नॉट सोल्ड एंड ऑल्सो नॉट लेट आउट। तो अगर सोल्ड भी नहीं किया है, लेट आउट भी नहीं किया है, तो मैं पिंकी कलर चढ़ा करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वाले जो फ्लैट्स हैं इनको हम लोग बोलेंगे SOP, और इनका हम लोग वैल्यू लेंगे SOP इक्वल्स टू NAV, और इक्वल्स टू कर देंगे नील। बट यही अगर कहानी 2 फाइनेंशियल ईयर बीत जाने के बाद में अगर बिल्डर करता, मतलब बेचा भी नहीं और भाड़े पे भी नहीं चढ़ाया, तो ऐसे सारे फ्लैट्स को बोला जाता DLOP। लेकिन 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 हम लोग अभी भी खड़े हैं फाइनेंशियल ईयर 1 के अंदर, और हमारे पास में लेट आउट वाली प्रॉपर्टीज को तो LOP बोलना ही पड़ेगा, बट अनलेट आउट वाली जो मतलब भाड़े पे नहीं चढ़ाया उसको हम लोग बोलेंगे SOP, और उसका NAV ले लेंगे नील करके, ठीक है। तो अभी बात करेंगे आगे। फिलहाल के लिए नाउ द डेटा और द वर्डिंग्स व्हिच आई वांटेड टू एक्सप्लेन आर डन। नाउ दिस इज समथिंग जो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, और इसकी बात मैं आपसे थोड़ी देर बाद करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप दिस टॉपिक एज ऑफ नाउ, क्योंकि क्वेश्चन 7 को जो मैंने रुकाया था वो ये वाली चीज के लिए नहीं, वो एक्चुअली इसके लिए मैंने रुकाया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने अगर आपको बोला था कि मैं क्वेश्चन 7 बाद में कराऊंगा, तो उसका रीजन ये है क्योंकि ये वाला डेटा जो है ये मुझे आपको कराना है। ऊपर वाला तो फिर भी इजी है भाई, मैं अब बात करता हूँ तो आपको क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। इसके बेसिस पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं। 7.1, वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, ये कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। द इनकम फ्रॉम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स विच आर लेट आउट। अगर लेट आउट कर दिया बिल्डर ने, और वो कब? प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब ये वाला 22-23, मतलब ये रहा फाइनेंशियल ईयर 1 22-23, मतलब मेरा FY1। तो ऐसे वाले साल में क्या होने वाला है? देखो, लेट आउट कर दिया तो हम लोग कौन से हेड में ऐसे तो हम लोग को मालूम है, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही लेके जाएंगे। लेकिन अगर जाना होगा हाउस प्रॉपर्टी में भी, तो कौन सी कैटेगरी में टैक्सेबल, मतलब किस तरीके से लेके जाएंगे उसको? LOP की तरह, ठीक है ना। तो ये पहला ही ऑप्शन मुझे बता रहा है, ये रहा आपका, मेरे हिसाब से IFHP है। लेकिन बाकी सारे ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं मन बदल ना जाए। ये लोग बोल रहे हैं हम लोग को कि PGBP में लेके जाना चाहिए, क्या? ऑप्शन बी, आंसर इज नो। लास्ट वाला बोल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आंसर इज नो। पॉइंट नंबर सी, इनकम फ्रॉम लेट आउट रेजिडेंशियल यूनिट्स विल बी टैक्सेबल अंडर IFOS, एंड इनकम फ्रॉम कमर्शियल यूनिट्स विल बी टैक्स अंडर PGBP। ये बिल्कुल बकवास है, ऐसी कोई भी बात ना इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है ना मॉड्यूल में लिखी हुई है। Next is question number 7.2. It is saying what would be the tax treatment of vacant residential? ये आपको पता है। पहली बात, जाएगा कौन से हेड में? IFHP। और दूसरी बात, इसको क्या रखेगा रे हम लोग? इसको रखेगा SOP। और इसका क्या वैल्यू लेगा रे? NAV इक्वल्स टू नील। ओके, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो पहला वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं ध्यान से यहाँ पे। द वेकेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट। ये फालतू बोल रहा है हम लोग को डीम टू बी लेट आउट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये डलॉप नहीं मान सकते हम लोग इसको, ये गलत बात ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं है। लेट मी फाइंड आउट अ परफेक्ट हाइलाइटर फॉर दिस। तो ये लोग बोल रहे हैं कि डलॉप विल बी डलॉप एंड एक्सपेक्टेड रेंट, ये वो। देखो, पहली बात, इसको डलॉप मानेंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही मैंने आपको आंसर बता दिया है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहली बात जाएगा IFHP में, और दूसरी बात जाएगा तो वो कौन से कैटेगरी में रहेगा? SOP कैटेगरी में रहेगा। ये लोग बोल रहे हैं जो वेकेंट यूनिट्स हैं, दैट इज बोथ रेजिडेंट एंड कमर्शियल, वुड बी डीम्ड टू बी, अगेन वापस से वही बात, वापस से बोल रहे हैं डीम्ड टू बी लेट आउट एंड एक्सपेक्टेड रेंट वुड बी डीम्ड एनुअल वैल्यू। फालतू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये बहुत घटिया बात है। पॉइंट नंबर सी, एनुअल वैल्यू ऑफ बोथ वेकेंट रेजिडेंशियल एंड वेकेंट कमर्शियल यूनिट वुड बी नील। ये हुई ना पते की बात। NAV नील लेने के लिए ये पॉइंट बोल रहा है। एनुअल वैल्यू मतलब NAV, और NAV रहेगा नील, और NAV नील रहेगा फॉर AY 23-24, मतलब PY 22-23। तो ये हमारी भाषा ही बोल रहा है ऑप्शन। Hence, no income is chargeable for such units under the head IFHP for financial year this thing 23, और सॉरी असेसमेंट ईयर 23-24, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23। और लास्ट बोला, तो ये तो मेरा करेक्ट आंसर बैठ ही रहा है, मुझे तो लग रहा है। वेकेंट यूनिट्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड कैन नेवर बी डीम्ड एज, ये बात भी गलत है। देखो, ये क्या बोल रहा है? कैन नेवर बी डलॉप,
कैन नेवर बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट, तो ये तो बात गलत है ना। तो वेकेंट वाले जो हैं, वेकेंट जिसको मैं आपको बोलता हूं अनलेट की तरह समझो, अनलेट मतलब लेट आउट नहीं किया हुआ है, तो इधर मेरी बात इस डायग्राम से समझो। हाँ जी, अच्छा जी। अगर आपने बेचा नहीं है, अनसोल्ड है, लेकिन अनसोल्ड के आगे और भी ज्यादा वर्जन है, अनसोल्ड है और अनलेट है, मतलब इट इज नॉट लेट आउट, तो फिर 2 साल का जो वो पीरियड था, वो वाला जीरो वाला फाइनेंशियल ईयर प्लस आगे 2 फाइनेंशियल ईयर, वो खत्म हो जाने के बाद में अगर आप उसको वेकेंट रखते हो, अनलेट बोलेगा तो वेकेंट अगर आप रखते हो, तो उस वेकेंट वाली प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देंगे डल ऑफ। तो ये बात तो एकदम गलत है, तो ये लोग लास्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिए हैं वो ऑप्शन सरासर गलत है। ये लोग बोल रहे हैं कि कैन नेवर बी ट्रीटेड एज डलॉप, नहीं नहीं नहीं, 2 साल के बाद में अगर आप उसको वेकेंट रखोगे तो डलॉप मान लेंगे। सो इनकी जो भाषा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन नंबर डी, वो गलत भाषा है। मेरे राय में करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, और ये है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ए एंड सी चेक कर लेते हैं। ए एंड सी अगर आपको नीचे दिख रहा होगा लास्ट में, दिस इज ए एंड दिस इज सी, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड एनुअल वैल्यू जो है वो हम लोग ले लेंगे नील, और ए वाई 23 24, ओके। तो ये बात आपकी एकदम परफेक्ट हो जाती है। मैं अब आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझाना चाह रहा हूँ जिसको आपने बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पे 3 हेड्स की बात मैं एक साथ करने वाला हूँ। मैं आपको पीजीबीपी भी बताऊंगा, मैं आपको कैपिटल गेन्स भी बताऊंगा, मैं आपको आईएफओएस भी बताऊंगा। और ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो और मेरा पहले अंडरस्टैंडिंग समझोगे, क्योंकि 10 मिनट मेरे को समझाने में जाएगा, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन रीड कराऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन 13 कराऊंगा। लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये 10 मिनट का जो ज्ञान होगा ये आपके लिए एकदम सुप्रीम लेवल का ज्ञान होगा, मतलब आप एकदम मजा आ जाएगा, रम जाओगे पढ़ाई में। ओके, नाउ इस इन दिस सिनेरियो आई जस्ट पहले आई रीड आउट फॉर यू, पहले पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट रीड करा देता हूँ। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। मिस्टर राम ने अपने कुछ फ्लैट्स अपने किसी दोस्त को बेचे हैं जिनका नाम है मिस्टर गौरव। आओ इसको रीड करते हैं। आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट विच आर सोल्ड, 5 ऐसे रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं जो कलर चेंज और ये वाला लाइट ब्लू ले लेता हूँ। 5 ऐसे रेजिडेंशियल यूनिट्स है जो इन्होंने बेचे हैं टू हिज फ्रेंड, और वो है गौरव। पहली बात ध्यान देना, यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रही है, और दूसरा यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम है वो है गौरव। और भाई साहब ये कतई इंफॉर्मेशन, हैवी इंफॉर्मेशन है। गौरव नाम का इंसान ऐसा है हु इज अ रियल एस्टेट डेवलपर। दिस इज बाय फार द बेस्ट इंफॉर्मेशन टू सॉल्व दिस डेटा। मिस्टर गौरव एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं। मतलब जैसे ही राम बिल्डर्स की बात करें हम लोग, तो राम का क्या काम है भाई साहब? मिस्टर राम का मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स। ऑन द अदर हैंड मिस्टर गौरव भी रियल एस्टेट डेवलपर है, मतलब ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन बेचने का काम करता है तो वो मोबाइल फोन का बिजनेसमैन हो गया। और ऐसे केस में अगर आप उसके ट्रेडिंग शॉप में पहुंचोगे, उसके फैक्ट्री में, उसके स्टोर में, जहां पे भी पहुंचोगे, तो आपको स्टॉकिंग ट्रेड मिलेगा। बहुत सारे मोबाइल फोन्स मिलेंगे, वो उसका स्टॉकिंग ट्रेड है। मोबाइल फोन्स का मैन्युफैक्चरर है, तो वो जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं, रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, प्लास्टिक वगैरह, वो सारी चीजें भी आपको उसकी फैक्ट्री में मिलेंगी, वो सब कुछ उसका स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन अगर आप बिल्डर से बात करोगे तो बिल्डर के पास में स्टॉक इन ट्रेड क्या होगा? भाई साहब बिल्डर के पास में स्टॉक इन ट्रेड होगा वो फ्लैट्स, और वो रेजिडेंशियल यूनिट्स, और वो कमर्शियल यूनिट्स जो वो जिसमें डील करता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट ही आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात एक बार के लिए समझो कि अगर बात करूं मैं आपसे राम और सामने मिस्टर गौरव, तो राम ने कुछ फ्लैट्स बेचे हैं गौरव को। राम के लिए ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ये जो फ्लैट्स है, ये क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। सामने जो मिस्टर व्यक्ति है जो गौरव है, उसके लिए ये क्या है? ये स्टॉक इन ट्रेड है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसका पूरा मतलब। अब यहाँ पे आगे ये लोग बोल रहे हैं कि ये डील हुआ था 15 फरवरी 2023 को, और जो रेट लगाया था, दैट इज जो सेलिंग प्राइस था, वो है ₹20 लाख ईच। ईच बोला है तो 5 फ्लैट्स हैं। देखो यहाँ पे 5 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। आई यूज सम अदर कलर और रैदर दिस ब्लू कलर इफ इट इज विजिबल। तो 5 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, हर एक का ₹20 लाख चार्ज किया हुआ है। तो राम ने जो डील क्रैक किया है, ये 20 lakhs इंटू 5, मतलब 100 lakhs की डील किया हुआ है। यहाँ पे 100 lakhs रुपीज का सेल किया हुआ है, मतलब 1 करोड़। 100 lakhs मतलब 1 करोड़। ओके।
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की बात करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी को मैं एक अलग आपको ब्रैकेट दे देता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल वाज 23 लाख रुपए ईच। However, the agreement of sale was entered into on 1st of November on the date on which stamp duty value was this much. Ram received rupees 1 lakh by way of account pay check and all that thing. अब इस पूरी कॉन्टेक्ट को फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। मेरी एक बात समझो, इनकम टैक्स में एक बहुत ही शानदार प्रोविजन है। वो बोलता है कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग का बेचा बाची करना है, आप बेचो वो खरीदे आप बेचो, जो भी करना है, जब दो व्यक्ति लैंड एंड बिल्डिंग का बेचा बाची करते हैं तो उनको जो प्राइस पे बेचना चाहिए वो होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब मेरी बात समझो कि अगर आपने 1 करोड़ का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, 1 करोड़, SDV इज 1 करोड़, एंड आपने जो प्राइस पे सेल किया है वो भी 1 करोड़ है। दैट मीन्स आप एकदम जेन्युइन इंसान हो, आपने कोई भी कांड नहीं किया है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है और आपने बोला कि नहीं आपका तो जो वैल्यू होगा, बल्कि मेरा तो अच्छा प्रीमियम प्रॉपर्टी है, मैं तो 1.2 करोड़ में बेच रहा हूँ, तो अच्छा है, आप मार्केट से ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हो। जितना ज्यादा प्राइस पे बेचोगे उतना ज्यादा इनकम बनेगी, और ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा इनकम टैक्स चलेगा। तो आप ज्यादा प्राइस पे बेचो चलेगा, लेकिन आप अंडर वैल्यूएशन मत करो। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी का प्राइस इज 1 करोड़ और आपने उसको बेचा फॉर एग्जाम्पल 60 लैक्स में, अब यहाँ पे हो जाती है गड़बड़। क्योंकि जब प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वाली वैल्यू, मतलब ये जो गवर्नमेंट की जो वैल्यू होती है, गवर्नमेंट की वैल्यू 1 करोड़ है, लेकिन आप अगर उसको अंडर वैल्यूएशन करते हो तो मार खाओगे। अगर आप अंडर वैल्यूएशन करते हो तो मार खाओगे, और मार खाने का कॉन्सेप्ट ही आपको ये तीनों चैप्टर्स पे लेके जाएगा। आपको ये मार खाने का कॉन्सेप्ट पीजीपीपी में ले जाएगा, आपको ये मार खाने का कॉन्सेप्ट आपको आईएफओएस में भी ले जाएगा, आपको ये कैपिटल गेन्स में भी ले जाएगा, और आप पगला जाओगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये बस इतनी ये 6 लाइन का डेटा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन से चैप्टर में जाऊँ। ओके, नाउ वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जस्ट गौर से यहाँ पे देखो। इस पूरे श्रृंखला के अंदर गौरव का और राम का क्या स्टेटस है। तो देखो आपके सामने ये दो व्यक्ति हैं, मिस्टर राम और गौरव। मिस्टर राम इज द सेलर एंड मिस्टर गौरव इज द बायर। राम के लिए वो लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, और बायर मिस्टर गौरव के लिए भी वो स्टॉक इन ट्रेड है। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अब आपको ले जा रहा हूं एक बहुत ही घातक डेटा की तरफ। ये आप, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट कंसिडर द सब्सक्राइबर्स ऑन दिस। आप मेरे चैनल पे जो देख रहे हो, आप अज्यूम कर रहे होगे कि ये बहुत कम सब्सक्राइबर वाला बंदा है, इसको क्या आता होगा। यू विल गेट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा दैट आई एम शेयरिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। आप ये वाला अपनी कॉपी में बना लो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत काम आएगा। ओके, मैं मैं आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पॉज करो, लिखो, जो करना है करो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके आगे आई एम नॉट गोइंग टू प्रेस ऑन दिस पॉइंट नाउ। अब यहाँ पे सुनो, अंडर वैल्यूएशन अगर कर रहे हो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग करते हो, एंड दैट टू बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स, तो आपको मार पड़ेगी। अब मेरी बात यहाँ पे सुनो, मेरी बात यहाँ पे सुनो, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ थी और आपने नीचे लेके आ गए, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि आपने सामने वाले को कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है। ये डिस्काउंट है 40 लाख रुपीज का। ओके, ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बता देता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने डील किया था, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का एसडीवी 1 करोड़ है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो है जो गवर्नमेंट बोलती है कि इस प्राइस पे आपको बेचना चाहिए। ओके, अरे यार सो, हाँ, 1 करोड़ पे। ओके, तो दिस इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस जो हम लोग अपने हिसाब से लगाते हैं। ये और एक बंदा है, और इस बंदे ने जो सेलिंग प्राइस रखा था, इसका सेलिंग प्राइस इज 90 लैक्स। ओके, या रादर 95 लैक्स। अब आप एक बात समझो, डिस्काउंट तो इस केस में भी है, डिस्काउंट तो यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे डिस्काउंट है 5 लाख, और यहाँ पे डिस्काउंट है 40 लाख। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इनकम टैक्स वालों ने बोला है कि अगर आपको डिस्काउंट देना है तो आप दे दीजिए, लेकिन आप मैक्सिमम 7 लाख रुपए का डिस्काउंट दे देना, उससे ज्यादा नहीं। मैं एक रफ कैलकुलेशन आपको बोल रहा हूँ। तो अगर आपको 7 लाख का डिस्काउंट देना अलाउड था, तो मैं अब आपको कह रहा हूं कि डिस्काउंट की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, डिस्काउंट की एक्सेप्टेबल लिमिट, मतलब इतना डिस्काउंट दोगे तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करेगी। यहाँ पे 7 लाख रुपीज इज जस्ट एन एग्जाम्पल। 7 लाख रुपए का जो डिस्काउंट देना है ये अलावेबल है, तो इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, इस व्यक्ति को नहीं मारेंगे, लेकिन ये वाले व्यक्ति को पड़ेगी भाई साहब मार।
मेरी बात आपको अब मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ की आपने 1 करोड़ में बेचा हुआ है, 1 करोड़ की आपने बल्कि ज्यादा में बेचा हुआ है, तो गवर्नमेंट इसमें भी खुश है, इसमें भी खुश है। जो ऑरेंज वाला मैंने किया हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को आपने अंडर वैल्यू अंडर वैल्यू अंडर वैल्यू सस्ते में बेचा है। सस्ते में बेचा, आपने सामने वाले को बोला कि मैं तेरे को डिस्काउंट दे देता हूँ। कितना डिस्काउंट दे दिया? 40 लाख रुपया। ये वाले मिस्टर, ये भी कोई XYZ पर्सन है, इसने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 95 लाख में बेचा। इसने भी डिस्काउंट दिया है, बट इसका डिस्काउंट 5 लाख रुपया, उसका डिस्काउंट 40 लाख रुपया है। गवर्नमेंट ने एक बार के लिए बोल दिया कि 7 लाख रुपए तक का डिस्काउंट होगा तो हम उस व्यक्ति को माफ कर देंगे, तो ये वाले व्यक्ति को माफ कर देंगे, इस वाले व्यक्ति को पड़ेगी मार। आप ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ने वाले हो, ये है तबाही लेवल का चीज। ओके, यहाँ पे देखो। तो अगर आपने किया है अंडर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और आपने अंडर वैल्यूएशन करके नीचे गिराया प्राइस को, बट आपने कितना नीचे गिराया? आप बहुत ज्यादा गिर गए, हद से ज्यादा गिर गए आप। आपने गिरा दिया बियॉन्ड दी एक्सेप्टेबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट के नीचे अगर आप गिरा देते हो, तो अब मार पड़ेगी। किसको कैसे मार पड़ेगी सुनना। सेलर की पोजीशन देखो। अगर सेलर ने ऐसा गंदा काम किया हुआ है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को नीचे वाले भाव पे उसने ट्रेडिंग किया है, तो सेलर, अगर सेलर के ऊपर मार करनी है उनको, तो सेलर की बजाने के लिए उनके पास में दो स्कोप है। पूछते हैं सेलर, आप उस बिल्डिंग को कैसे होल्ड करते हो? वो लैंड एंड बिल्डिंग आप किस तरीके से होल्ड करते हो? तो अगर सेलर बोलता है कि वो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसके लिए बोला जाता है कि आपको मार तो पड़ेगी, लेकिन आपको मारने वाला जो है वो पीजीबीपी हेड है। और पीजीबीपी हेड का सेक्शन 43CA है, वो आपकी मारेगा, लेकिन आपको मार तो पड़ेगी। अगर ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे लिए वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, मेरे लिए वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। देखो, आप और मैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम लोग जो हैं, हमारे लिए बिल्डिंग और ये सारी चीजें, हम जिस घर में रह रहे हैं ना, ये स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। हम रोज खरीदते बेचते नहीं है। जिसका धंधा होता है ना, मोबाइल फोन वाले का धंधा होता है ना, वो दिन में 10 फोन खरीदता है, 10 फोन बेचता है, पता नहीं क्या क्या करता है। और ऐसे ही बिल्डर लोगों के लिए बिल्डिंग खरीदना बेचना ये आम बात है। हम लोग के लिए जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कैपिटल असेट है। हम लोग 20 30 40 साल में एक बार घर बनाते हैं, ठीक है? हमारे दादाजी का घर, पिताजी का घर अभी भी चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से है। ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने बेचा तो है लैंड एंड बिल्डिंग, बट मैं उसको होल्ड कर रहा था एज अ कैपिटल एसेट, कोई बात नहीं। अगर आप कैपिटल एसेट की तरह होल्ड कर रहे थे, तो आपको भी मार पड़ेगी। कौन से हेड में? कैपिटल गेन्स में। कौन सा सेक्शन मारेगा? सेक्शन 50 का सी, 50C। ओके, तो बायर को तो इन एनी केस मार पड़ने ही वाली है, पड़ेगी। सॉरी 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 सॉरी, सेलर को तो मार पड़ने ही वाली है, पड़ेगी मतलब पड़ेगी। अगर वो बोल देगा कि मैं होल्ड कर रहा हूँ एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो भी मार पड़ेगी। अगर वो बोल देगा मैं एज अ होल्ड कर रहा हूँ एज अ कैपिटल एसेट, तो भी मार पड़ेगी। स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड कर रहा है, पीजीबीपी मारेगा, सेक्शन 43CA। कैपिटल एसेट की तरह होल्ड कर रहा है, कैपिटल गेन्स मारेगा, सेक्शन 50C। अब बात आती है बायर के ऊपर। क्या बायर की भी बजाई जाएगी? देखो, बायर के पास में एक स्कोप है। बायर अगर ये कह देता है कि मैं उस लैंड एंड बिल्डिंग को होल्ड कर रहा हूँ एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो बायर को उस केस में मार नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मार नहीं पड़ेगी। बट अगर बायर ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ एज अ कैपिटल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग जो मैंने खरीदी है, ये जो मैंने परचेज किया है, वो तो मेरी कैपिटल एसेट है, अगर ऐसे कह देगा, तो फिर बायर की बजेगी। बायर को बजाने वाला कौन है? इसको बजाने वाला है IFOS। इसका सेक्शन है सेक्शन 56 का 2 का 10 का B। दिस इज गिफ्ट टैक्सेशन। गिफ्ट टैक्सेशन में आपको ये बात समझ में आती है? आई होप आपने ये पढ़ा होगा कहीं पे। नहीं भी पढ़ा होगा तो मुझे आप बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिकली गिफ्ट टैक्सेशन का वीडियो बना दूंगा। बहरहाल मैं अब इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेरे सिनेरियो में अपना जो यहाँ पे बात हो रहा है, ये मिस्टर राम है। राम के लिए प्रॉपर्टी है लैंड एंड बिल्डिंग, और राम है सेलर। तो भाई, सेलर अगर लैंड एंड बिल्डिंग को स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड करता है, तो सेलर की बजाई जाएगी, और सेलर को जो मार पड़ेगी वो पीजीबीपी हेड में पड़ेगी। और पीजीबीपी हेड का जो सेक्शन है वो सेक्शन 43CA। ओके, तो यहाँ पे क्या मिस्टर राम इस कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं? देखो, राम क्या इस कैटेगरी में फॉल करेंगे? आंसर इज नो। क्या राम इस कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं? आंसर इज यस। बात करते हैं बायर की। जो बायर है उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग एज अ स्टॉक इन ट्रेड है भाई साहब। अगर इसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो वो यहाँ फॉल करेगा। और जो लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट तो इसके लिए है नहीं, तो जो मिस्टर गौरव, जो बायर है, जो परचेज कर रहा है, वो बच जाएगा। उसको IFOS का टैक्स नहीं लगेगा, और इनफैक्ट उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा करके, ठीक है? ध्यान देना, इसके ऊपर एक MCQ पूछा गया है। ये लोग बोल रहे हैं, मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ, आगे का MCQ का अभी जवाब दे देता हूँ। ये लोग बोलते हैं कि जो बायर है, हमारे केस में बायर है मिस्टर गौरव। ओके, ये लोग बोलते हैं कि गौरव के ऊपर
सेक्शन 56 के 2 के 10 में कितना टैक्स लगेगा? आंसर इज कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि गौरव के लिए 56 का 2 का 10 का बी इज नॉट एप्लीकेबल। उन्होंने बी बताया नहीं है, मैं बी आपको सामने से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने लिखा है 56 का 2 का 10, लेकिन उसमें आगे बी भी आता है जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो भाई साहब, बायर के ऊपर क्या बात आएगी? बायर के ऊपर कुछ बात नहीं आएगी, बायर बच जाएगा। ना पीजीबीपी उसको मारेगा, ना कैपिटल गेन्स मारेगा, ना आईएफओएस मारेगा। आईएफओएस में मरता अगर वो उसको होल्ड करता है एज अ कैपिटल एसेट, लेकिन आईएफओएस में भी नहीं मरेगा बिकॉज ही इज होल्डिंग एज अ स्टॉक इन ट्रेड। अब मेरे को बताओ, आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? आपको इंफॉर्मेशन मिली ये मिस्टर गौरव हु इज अ रियल एस्टेट डेवलपर। इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पढ़ो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक लाइन में आपका आंसर छुपा हुआ है। आई शो यू वन एमसीक्यू ओवर हियर। दिस इज योर एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 4, 7.4। अब आप देखो यहाँ पे, assume that rupees 1 lakh was paid in cash by Mr. Gaurav to Ram on this date, और ये वो बस खाली मैं जो हाइलाइटर करूंगा ना, आप उस पे पढ़ के मेरे को जवाब दे देना। यहाँ पे मेरे को मतलब आप अपने मन में जवाब दे देना, ठीक है? मेरे को क्या जवाब दोगे आप? ओके, मैं पिंकी कर रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट विल बी द इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 56 का 2 का 10 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गौरव? आप सोचो यहाँ पे, what will be the income chargeable under which section? Under section 56 का 2 का 10। और किसके हाथ में बोल रहे हैं? गौरव के हाथ में। भाई साहब, गौरव के हाथ में 56 का 2 का 10 लेवी ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो आप लोग, क्या वो लोग बोल रहे 15 लाख लगेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा। वो लोग बोल रहे 10 लाख लगेगा, भाई मेरे हिसाब से भी नहीं लगेगा। एंड फाइनली वो लोग बोल रहे हैं पॉइंट नंबर सी, नील सिंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज विद इन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ डेविएशन। फालतू। ऑप्शन डी, डी देखो यहाँ पे, नील since section 56 का 2 का 10 is not applicable in this case. Okay, so this is very 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 important. ओके मैं अभी आपको जाकर के शो करके बता देता, लेकिन आपको 7.3 का भी आंसर दिख जाएगा। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं आपको जाकर के अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि डी इज द करेक्ट आंसर। बहरहाल हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, बात कर रहे हैं कुछ और चीजों की। हाँ जी, अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, और इस पूरी श्रृंखला को खत्म करने का अपने पास में टाइम आ गया है। नाउ इन दिस केस, टैक्सेबिलिटी अंडर वैल्यूएशन, टैक्सेबिलिटी ऑफ अंडर वैल्यूएशन। अब आप यहाँ पे देख लो, कौन सा चीज हिट होने वाला है। देखो मैं आपको कलर कोडिंग से पूछूंगा, राम के ऊपर कौन सा कलर लगने वाला है? राम के ऊपर येलो वाला कलर लगेगा, दैट इज पीजीबीपी का सेक्शन 43 सी ए। अगर ब्लू वाला लगता है तो ब्लू 50 सी वाला है, और ग्रीन वाला लगता है तो वो आईएफओएस वाला है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कलर करके रखा हुआ है। 43 सी ए ये राम के ऊपर लगेगा, तो जो भी राम के ऊपर एप्लीकेबल होगा मैं उसको आर कर देता हूँ। 50 सी ये किस पे भी नहीं लगने वाला है। 56 का 2 का 10 भी, मतलब ये ग्रीन वाला पोर्शन है, बट ये गौरव के ऊपर भी नहीं लगेगा। 43 सी ए ये मैंने वापस लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, ये राम के ऊपर एप्लीकेबल है। एंड 50 का सी ये किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं है, एंड ग्रीन वाला भी किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ऑन राम। अब एक बात समझो, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। टैक्सेबिलिटी ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच लैंड एंड बिल्डिंग। एक्सेप्टेबल डिस्काउंट कितना है? तो एक्सेप्टेबल डिस्काउंट इज कंसिडरेशन का 10%, इतना आप डिस्काउंट दे सकते हो, ये अलाउड है। 43 सी ए बोलता है कि जो भी आपका कंसिडरेशन था उसका 10% आप डिस्काउंट दे देना। अब आप कंसिडरेशन, मैंने आपको इधर ऑलरेडी वो कट करके रखा हुआ है। आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट सोल्ड, 5 units were sold to friend Mr. Gaurav, who is a real estate developer, and it was sold for rupees 20 lakhs each. मैं आपको यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट दे रहा हूँ, इज रुपीज 20 lakhs इंटू 5, ये बनता है 100 lakhs। ये कंसिडरेशन है, और इसका 10% लेना है। तो 100 lakhs का 10%, दैट इज कंसिडरेशन का 10%, मतलब 100 lakhs का 10% विल गिव यू की एक्सेप्टेबल लिमिट है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए की एक्सेप्टेबल लिमिट है, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे जाकर के लिख देता हूँ दोनों ही जगहों पे, जहाँ पे येलो का बात पूछा है कि कितना डिस्काउंट एक्सेप्टेबल है, हाउ मच इज द एक्सेप्टेबल डिस्काउंट। तो एक्सेप्टेबल डिस्काउंट इन दिस केस इज 10 लाख रुपीज, और यहाँ पे भी 10 लाख रुपीज। नाउ वी विल फाइंड आउट कि एक्चुअल डिस्काउंट कितना दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, और फिर चेक करके देखेंगे कि इज एक्चुअल डिस्काउंट इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट और नॉट। इफ यस होगा तो ये है, एंड इफ नो होगा तो ये है। ठीक है,
एक्चुअल डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए SDV माइनस सेल कंसिडरेशन। तो देखो सेल कंसिडरेशन तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 lakhs। 20 फ्लैट्स है, सॉरी 5 फ्लैट्स है, 20 लाख में एक बेचा हुआ है, तो सेल कंसिडरेशन इज 100 lakhs। ओके, लेकिन मुझे SDV क्या लेना है, तो अब आप यहाँ पे देखो SDV माइनस सेल कंसिडरेशन। अब मेरा जो काम है वो ये फाइंड आउट करना है कि मैं SDV क्या लूं। SDV के लिए आपको अब नीचे आना है। अब देखो चाहे सेक्शन 43 CA हो, चाहे सेक्शन 50C हो, चाहे 56 का 2 का 10 हो, ये जितनी भी जगहें हैं सबकी जगह पे जो भी आपको SDV चाहिए वो SDV आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। SDV कौन सी डेट का, तो अब मेरी बात समझो, देखो दो डेट्स होती है। जब भी आप प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हो तो सबसे पहले दो पार्टीज आपस में आप बात करके अग्री कर लेते हैं कि हमको करना क्या है। तो राम और गौरव इनके बीच में सबसे पहले एक अग्रीमेंट हुआ। ओके, राम और गौरव इनके बीच में सबसे पहले अग्रीमेंट हुआ, एंड दिस इज अग्रीमेंट ऑफ सेल, जिसको हम कॉमन भाषा में सेल अग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अग्री कर रहा हूं कि मैं आपको बेचूंगा, अग्री कर रहा हूं कि मैं आपको खरीद रहा हूँ, सॉरी खरीद दूंगा फ्लैट। ओके, तो ऐसे केस में अग्रीमेंट के टाइम पे ना कुछ टोकन मनी ले दे के दिया जाता है कि यार ये ले ले, 1 लाख रुपए ले ले और मेरा काम कर देना, तू मुझे ही प्रॉपर्टी बेचना, किसी को देना मत। और सामने वाला बोलता है यस आई अग्री, मैं तुझे ही बेचूंगा, किसी और को नहीं बेचूंगा। नाउ इन दिस केस अगर आपका अग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में हो गया है तो ये हो जाती है, ये हो जाती है, ये हो जाती है डेट ऑफ अग्रीमेंट। ओके, लेकिन फाइनली बात क्लोज तब होती है, बात खत्म तब होती है जब सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं 1 महीना दे दे मेरे को, मैं पैसे अरेंज करता हूँ, बैंक लोन अरेंज करता हूँ और कहानी को क्लोज करता हूँ। तो कुछ टाइम के बाद में एक्चुअल सेल होगा, ये हो जाएगा सेल। ठीक है, यहाँ पे वो देगा बैलेंस पेमेंट, और जब यहाँ पे सेल होती है तो इसी तारीख के आसपास ये लोग जाते हैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। वो कहाँ पे जाते हैं, स्टैंप अथॉरिटी के पास में। स्टैंप अथॉरिटी के पास में जाते हो, स्टैंप ड्यूटी पे करते हो। ओके, ये स्टैंप ड्यूटी आप पे करोगे। तो रजिस्ट्रेशन कराने में आपके क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे किसके पास में, स्टैंप अथॉरिटी के पास में, क्या बताएगा वो आपको, स्टैंप ड्यूटी। वो स्टैंप ड्यूटी कैसे बताएगा, वो बोलेगा सर जी ये है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और इसके ऊपर 7% इज द स्टैम्प ड्यूटी रेट। तो अगर वो लोग आपको बोलते हैं कि हमारे हिसाब से आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो बोलेगा सर मैंने तो 2 रुपए में बेचा, मेरा दोस्त है वो बोलता है आपने कितने में बेचा फर्क नहीं पड़ता है, आप 2 रुपए में बेचो, 20 लाख में बेचो, किस में भी बेचो, हमारा तो काम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो वो लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। अब उनकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, अज्यूम करते हैं वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है, तो वो 1 करोड़ के ऊपर 7% लगा देते हैं। लेकिन वो भी एक नंबर के होशियार इंसान है। अगर आप बोल दोगे कि नहीं नहीं सर हमने हमने तो 1 करोड़ 40 लाख पे बेचा था, बोला अरे ज्यादा वैल्यू पे बेचा था, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ का 7% पे आपको उनको 7 लाख का स्टैम्प ड्यूटी मिलेगा। इन दिस केस गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी मिलती है 7 लाख रुपया। बट यहाँ पे अगर आप बोल दो कि मेरा जो प्राइस था फॉर एग्जांपल वो 1.5 करोड़ है, इसके ऊपर 7% होगा तो वो उनको मिलेगा 10.5 लाख। तो ऐसे केसेस में हमेशा हमेशा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की आंखें, जो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी होती है, इनकी वैल्यू, इनका भी मन करता है कि हमको ज्यादा ड्यूटी मिलनी चाहिए, एंड देयरफॉर वो लोग बोलते हैं कि आपका जो एसडीवी होगा या आपका जो सेल प्राइस होगा उसमें से जो भी हायर वैल्यू होगा उसके ऊपर हम लोग स्टैम्प ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी डेटा को फिलहाल छोड़ते हुए मैं आपको यहाँ से पूरा हटा देता हूँ, और ये वाला आप पे इतना मेरे को कुछ खास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बताना नहीं था। मुझे आपको ये बताना है कि ऐसे केसेस में स्टैम्प ड्यूटी इस डेट की भी हो जाती है और स्टैम्प ड्यूटी इस डेट की भी हो जाती है। सॉरी सॉरी, स्टैम्प ड्यूटी नहीं, सॉरी सॉरी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू
दो डेट्स का निकल करके आता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आता है इस डेट का निकल करके, स्टैम्प ड्यूटी वाला वैल्यू आता है इस डेट का निकल करके। अब लोगों के दिमाग में एक बात हमेशा कंफ्यूजन में रहती है कि हमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट का लेना है। हमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट का लेना है, डेट ऑफ अग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है या फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। सेकेंड ना, ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इस वाली डेट का आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है या फिर इस वाली डेट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, ये बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। और इन्होंने इसको क्लियर करके यहाँ पे टेबल में जो बोल दिया मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग बोलते हैं कि अग्रीमेंट की डेट या उसके पहले पहले अगर आपको कुछ भी टोकन मनी लाके दिया था, इफ एनी टोकन मनी इज रिसीव्ड, और वो टोकन मनी अगर व्हाइट मनी में आया है, मतलब अच्छा अच्छा पैसा आपको व्हाइट मनी लाके दिया है उसने, तो फिर डेट ऑफ अग्रीमेंट ये एक रिलायबल डेट है और आपको एसडीवी लेना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। बट अगर आपको अग्रीमेंट की तारीख तलक जो भी पैसा लाके मिला वो आपको ब्लैक मनी में आया था, इफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द अग्रीमेंट डेट या फिर अग्रीमेंट की डेट के पहले जो भी पैसा आया वो एंटायरली ब्लैक मनी में आया था, मतलब आपकी अग्रीमेंट की डेट रिलायबल नहीं है और हम लोग अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी नहीं लेंगे, हम लोग एसडीवी लेंगे एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो मैं आपको यहाँ पे रोमन नंबर से बता देता हूँ, दिस इज रोमन नंबर 1 एंड दिस इज रोमन नंबर 2। ये वाला मैं एग्रीमेंट, ये वाला डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैंप ड्यूटी तब लूंगा जब मेरे को अग्रीमेंट की डेट पे कुछ भी पैसा 1 रुपया भी व्हाइट मनी में अगर आ गया था तो। बट अगर मुझे अग्रीमेंट की डेट पे पैसा व्हाइट मनी में नहीं आया था, मुझे अग्रीमेंट की डेट पे पैसा ब्लैक मनी में आया था, तो फिर मुझे ये वाला डेट का एसडीवी ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे वापस से आपको बताते हुए कि अगर आपकी एग्रीमेंट की डेट पे 1 रुपया भी आपको व्हाइट मनी में आ गया तो अग्रीमेंट की डेट अच्छी है, डेट ऑफ अग्रीमेंट का ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेना। बट अगर अग्रीमेंट की डेट पे आपको कुछ भी पैसा व्हाइट मनी में नहीं आया, पूरा पूरा ब्लैक मनी में आया, तो अग्रीमेंट की डेट रिलायबल नहीं है, उस डेट का एसडीवी नहीं लेंगे, हम लेंगे एसडीवी एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। जिस चीज को मैं व्हाइट मनी बोल रहा था वो लोग ने क्या बोला, वो लोग ने व्हाइट मनी को अच्छे अच्छे नाम दे दिए। बोला इफ सम पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट, अगर सम पेमेंट मतलब 1 रुपया भी अगर आपको आया था, कब, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट, कैसे, बाय वे ऑफ बाय वे ऑफ व्हाइट मनी। ये जो अकाउंट पे ही चेक है ये व्हाइट मनी है, ये जो डिमांड ड्राफ्ट है ये व्हाइट मनी है, ईसीएस थ्रू बैंक अकाउंट व्हाइट मनी, कुछ प्रिस्क्राइब मोड है रूल 6 अब्बा के अंदर लिखे हुए हैं, ये सब व्हाइट मनी है। दैट मीन्स बर्निंग टू कार्ड्स, ये शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने, बर्निंग टू कार्ड्स, जिसमें जी काम का नहीं है आपके, बाकी आप सब कुछ यूज कर सकते हो। बी से भीम यूपीआई, भीम आधार यूपीआई, और फिर आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग। और दो कार्ड्स में वेरी फेमस, यू नो इट वेरी वेल, एक है डेबिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपको व्हाइट मनी में 1 रुपया भी आया था, कब, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो एसडीवी लेना डेट ऑफ अग्रीमेंट, क्योंकि वो अच्छी डेट है, वो रिलायबल डेट है। बट अदरवाइज मतलब आपको अग्रीमेंट की डेट तक 1 रुपया भी आपको अच्छे अच्छे मोड से नहीं आया था, सब कुछ गंदे गंदे मोड से आया था, ब्लैक मनी में आया था, तो फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उस दिन की एसडीवी आपको ले लेना चाहिए। तो बस इंश्योर करो कि क्या अग्रीमेंट की डेट पे ये वाले 3 मोड से या रूल 6 अब्बा से क्या 1 रुपया भी आया था कि नहीं आया था। अब मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूं और आपको यहाँ पे क्लियर करके बता देता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है, तो सेल हुआ था और उधर ही उन लोग ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये देखो इधर मेरी बात, डेट ऑफ सेल जिसको मैं बोल सकता हूं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, और इस दिन की एसडीवी है 23 लाख रुपए। लेकिन अब मैं एक ब्लू कलर आपको दे देता हूं, हाउ एवर द अग्रीमेंट ऑफ सेल वॉज एंटर्ड इनटू ऑन 1 November 2022, और उस दिन पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 22 लाख रुपया। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं डेट ऑफ अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट की डेट पे एसडीवी था 22 लाख रुपया। आप देख सकते हो, मैं ब्लू हाइलाइटर से आपको बता देता हूँ, ये 22 लाख रुपया अग्रीमेंट की डेट का और ये 23 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन वाली डेट का।
अब मेरी बात समझो, बस आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि क्या व्हाइट मनी से 1 रुपया भी आया था ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट। इफ सम पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय वे ऑफ व्हाइट मनी, तो फिर एसडीवी एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट ही ले लेना चाहिए। कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन एंड नाउ फाइंडिंग आउट द राइट आंसर। ये लोग बोल रहे हैं राम रिसीव्ड ₹1 लाख बाय वे ऑफ अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट। सुपर, ये है व्हाइट मनी। कुछ भी आया था क्या? यस, ₹1 लाख। अरे 1 रुपया भी आएगा तो भी चलेगा। दिस इज व्हाइट मनी। और कब आया था? ये वाली डेट देखो, ब्लू वाली, 1 नवंबर 2022। मतलब अग्रीमेंट की डेट पे क्या आपको 1 रुपया भी आपको व्हाइट मनी से आया था? आंसर इज यस। अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट ये एक व्हाइट मनी का पेमेंट है। और अगर आपको इसमें पैसा आया था तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है। हम लोग ले लेंगे, हम लोग फाइनल कर देंगे एसडीवी। एसडीवी 22 लाख रुपया ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अगर मैं आपको बता दूं कि एसडीवी 22 लाख रुपया है, तो 22 लाख रुपया एक घर का इंटू 5। ठीक है, तो 22 इंटू 5 आपको आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए 110। 22 इंटू 5 इक्वल्स टू 110। यस, 110 आ रहा है। तो जो 110 लैक्स का एसडीवी था पांचों प्रॉपर्टीज का मिला करके, वो आपने बेचा 100 लैक्स में। और ऐसे केस में दिख रहा है कि आपने डिस्काउंट दिया है ₹10 लैक्स का। भाई साहब 10 लैक्स का डिस्काउंट दे रहा है। सो अगर 10 लैक्स का डिस्काउंट था, एक्सेप्टेबल डिस्काउंट इज 10 लैक्स, और आपने एक्चुअल डिस्काउंट भी दिया है 10 लाख। क्या एक्चुअल डिस्काउंट इज विद इन दी एक्सेप्टेबल लिमिट? यस सर। एग्जैक्टली 10 लाख होगा तो भी चल जाएगा क्या? हाँ, अगर एग्जैक्टली 10 होगा तो भी चलेगा, उससे कम होगा तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर एक्सीड कर गया तो मार खाओगे। इफ इट इज इक्वल टू और विद इन द दिस थिंग लिमिट तो चल जाएगा। ऐसे केस में आपका जो सेल कंसिडरेशन है उसी को एफवीओसी मान लेंगे। ये है आपका कंक्लूजन। एफवीओसी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? जो आपका सेल कंसिडरेशन है वही हो जाएगा। लेकिन एक बार के लिए ऑप्शन ये भी समझ लो, अगर आपने हद से ज्यादा डिस्काउंट दे दिया तो क्या? तो भाई साहब आपकी सेल कंसिडरेशन में डिस्काउंट अमाउंट को ऐड कर देंगे, और वो हो जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। भाई साहब ये मारने का एक तरीका है। ये मारी जा रही है। ठीक है, ये मारी जा रही है। ये जब भी इधर डिस्काउंट को ऐड कर दिया, डिस्काउंट को ऐड कर दिया, और लास्ट में डिस्काउंट अमाउंट इज टैक्सेबल एज आईएफओएस, ये सब तब होगा जब आपका डिस्काउंट गिवन इज नॉट विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। ये मार रहा है 43 CA, ये मार रहा है 50C, एंड ये मार रहा है 56 का 2 का 10 का भी। इस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये कंक्लूजन याद रखो दिमाग में, आपका एफवीओसी शुड बी योर सेल कंसिडरेशन। नाउ इन दिस केस अगर मैं आपको आंसर फ्रेम करके दे देता हूं, तो यहाँ पे जब भी आप किसी व्यक्ति की कैपिटल गेन्स निकालते हो तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ब्रैकेट में एफवीओसी। और इसी वर्ड को कहा जाता है प्यार से, बचपन की भाषा में, सेल कंसिडरेशन। ये सेल कंसिडरेशन कहने का एक पॉलिश तरीका है। और हमारे केस में जो सेल कंसिडरेशन है वो है 100 लाख रुपीस। ठीक है, हमने सामने वाले से कितना लिया था? 100 लाख रुपीस। ठीक है ना? तो आपको बस क्वेश्चन में पता है क्या पूछा जा रहा है? आपको क्वेश्चन में पता है क्या पूछा जा रहा है? कि इसका एफवीओसी कितना लेना है। ठीक है, जो राम है उसके हाथ में एफवीओसी कितना लेंगे? हम लोग लेंगे एफवीओसी 100 लैक्स, क्योंकि जो एफवीओसी मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। तो इसने एक फ्लैट बेचा था 20 लाख रुपए में, ये रहा, और वो पांच है। ठीक है ना? तो 20 लैक्स इंटू 5, वही मैं लिख रहा हूँ, 20 लैक्स इंटू 5। 20 इंटू 5 करोगे आपको 100 लैक्स मिल जाएंगे। और अगर मैं इसको प्रॉपर लिखने जाऊं तो इसी को बोला जाता है 1 करोड़। और अगर नंबर में लिख दूं तो 1 के आगे 7 जीरो। और पता है क्या, ये कंप्यूट करने के लिए आपको बोला जा रहा था। ओके, तो एफवीओसी कितना होगा? एफवीओसी 100 लैक्स होगा, 1 करोड़, 1 करोड़ इस तरीके से होगा। चलो जी, आओ आपको आंसर बता देता हूँ, आपको इस बात की तसल्ली हो जाएगी। ये पूरा क्वेश्चन 1 घंटा खा गया।
What would be the full value of consideration in respect of sale of units to Mr. Gaurav for the purpose of computing profits and gains from transfer of units? तो भाई साहब, मैं आपको हाइलाइटर यूज करके बता देता हूं. व्हाट विल बी पिंकी, व्हाट विल बी FVOC इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ यूनिट्स टू मिस्टर गौरव फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग, ये देखो इधर, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड था. और मैंने आपको बोला बजाने वाला कौन है, 43CA. वो कौन से हेड में आता है, सेक्शन 43CA आता है PGBP वाले हेड में, ठीक है ना. तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ये आपका PGBP का आपको बता रहा है. तो भाई साहब FVOC होने वाला है 1 करोड़, एक के आगे 7 0. ओके, तो आपको मैं आंसर बता देता हूँ. 7.3 का आंसर है A एंड 7.4 का आंसर है D, जो कि मैंने आपको बताया था नील लेंगे, क्योंकि राम के ऊपर, सॉरी गौरव के ऊपर 56 का 2 का 10 भी एप्लीकेबल नहीं होगा. और ये आपके सामने ये है A 1 करोड़ और ये है D nil, since 56 का 2 का 10 भी is not applicable. So this was very important data that I wanted to show. एंड मैंने इसके लिए कुछ और भी एक्सट्रैक्ट्स रखे हुए हैं, आपको ये भी बता देता हूँ. 56 का 2 का 10 भी गिफ्ट टैक्सेशन फॉर LNB, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, अब आप इसको फटाफट से समझ पाएंगे. मिस्टर राम एक सेलर है और मिस्टर गौरव एक बायर है. राम ने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है गौरव को, और ऐसे केस में राम ने गौरव को लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है. और आपको फर्क नहीं पड़ता है, इररेलेवेंट वेदर राम इज होल्डिंग दिस इज एज अ कैपिटल एसेट या फिर एज अ स्टॉक इन ट्रेड. देखना गौरव कैसे होल्ड कर रहा है. इफ गौरव इज होल्डिंग दिस एज अ कैपिटल एसेट एंड अगर डिस्काउंट हद से ज्यादा है, डिस्काउंट अमाउंट इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट, तब क्या डिस्काउंट अमाउंट को हम लोग टैक्सेबल कर देंगे बायर के लिए? आंसर इज यस. ऐसे केस में बायर के लिए लग जाएगा सेक्शन 56 का 2 का 10. ठीक है, 56 का 2 का 10 का बी लगेगा, टू बी वेरी परफेक्ट ऑन दिस. अगर बायर होल्ड कर रहा है एज अ कैपिटल एसेट और डिस्काउंट हद से ज्यादा देगा, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा 56 के 2 के 10 बी में. बट अगर बायर होल्ड कर रहा है एज अ लैंड एंड बिल्डिंग को एज अ स्टॉक इन ट्रेड, फिर डिस्काउंट अगर हद से ज्यादा भी देगा तो भी चलेगा. 56 का 10 का 2B इज नॉट एप्लीकेबल, इनफैक्ट इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल. ठीक है, तो आपको दो कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ. LNB में अगर आपने कैपिटल एसेट की तरह होल्ड किया है और डिस्काउंट हद से ज्यादा दिया है, तो आपको टैक्सेबल कर देंगे अंडर 56 का 2 का 10 का बी. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस. ये जो मैं डेटा इधर आपको शो कर रहा हूँ, इधर देखिए. 56 का 2 का 10 भी बोलता है कि लिमिट क्या होगी, कंसिडरेशन का 10% या फिर ₹50,000, विच एवर इज हायर. आपने देखना है एक्चुअल डिस्काउंट. भाई साहब इस केस में एक्चुअल डिस्काउंट इज ₹10 lakhs. और अगर मान लो अगर आपका एक्चुअल डिस्काउंट हद से ज्यादा चला भी गया, तो डिस्काउंट अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज IFOS. लेकिन ये तब एप्लीकेबल होगा जब आप उसको होल्ड कर रहे हो. 56 का 2 का 10 भी तब एप्लीकेबल होता है जब आप असेट को होल्ड कर रहे हो एज अ capital asset and not as a stock in trade. Okay, so just over here the data, 56 का 2 का 10 भी मैंने आपको बता दिया. ये मेरे गिफ्ट टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट के नोट्स हैं. आप यहाँ पे देख लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्काउंट अंडर सेक्शन 56 का 10 का 2B. अब इस एरो को चेक करो, ये एरो क्लियरली बता रहा है कि अगर असेसी ने होल्ड किया हुआ है, टाइप ऑफ असेट असेसी ने होल्ड किया है एज अ कैपिटल असेट, तो टैक्सेबल होगा, वरना टैक्सेबल नहीं होगा. इनफैक्ट मैं आपको और भी जूम इन करके यहाँ पे सिर्फ ये 2 लाइन पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. हैव अ लुक एट दिस. और the above provisions, मतलब ये 56 का 2 का 10 भी बोल रहा है. ओके, the above provision would only be applicable if only be applicable to a property which is in the nature of a capital asset. और वो भी किसके लिए बोल रहे हैं? For the recipient. कैपिटल एसेट की तरह होल्ड कर रहा है एज अ रेसिपेंट, एंड not as a stock in trade of any business of the recipient. Therefore, only transfer of capital asset. और अगर आप उसको कैपिटल एसेट को खरीद रहे हो विदाउट कंसिडरेशन या फुकट में, या फिर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब डिस्काउंट में, तो फिर इट वुड अट्रैक्ट प्रोविजंस ऑफ 56 का 10 का 2 का बी. ठीक है, अब मेरी बात समझो. मेरी एक पास एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी मैं आपको बेच देता हूँ और आप उसको कैपिटल एसेट की तरह होल्ड कर रहे हो. अज्यूम करते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मैंने आपको 80 लाख में दे दिया, तो यहाँ पे 20 लाख रुपए का डिस्काउंट है. अगर ये डिस्काउंट लिमिट से ज्यादा हो गया, तो आपको ये 20 लाख का डिस्काउंट आपकी इनकम मान ली जाएगी.
अगर मैंने वो प्रॉपर्टी आपको फ्री में दे दिया, बोला रख ले यार, तू अच्छा बंदा है, रख ले, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री में दे दिया, मतलब ऐसा समझो कि मैंने आपको डिस्काउंट पूरा पूरा दे दिया, इंटायर 1 करोड़ रुपीज डिस्काउंट, या फिर इसको आप गिफ्ट भी बोल सकते हो। तो ऐसे केस में पूरा 1 करोड़ आपकी IFOS इनकम मान ली जाएगी, बिकॉज डिस्काउंट तो भाई इतनी सी देना था, आपने तो बहुत ज्यादा दे दिया इस तरीके से। ओके, सो नाउ दिस वाज द इंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन जो नंबर 7 था। Now I'm going to take up another question on this part, and I'll take up question number 13, which is on the same line, and I'll do it very, very quickly because अब आपको यहाँ पे दिमाग खोड़ी करने का जरूरत ही नहीं है. So let's start taking up question number 13. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये सिमिलर लाइंस पे है, आप डेटा यहाँ पे रीड कर सकते हैं और आपको अब सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी करके, ठीक है। यहाँ पे ये सब आपको पता है। मिस्टर सार्थक, जिनकी एज है 37 ईयर्स, वो एक शेयर ब्रोकर हैं। अगर ये शेयर ब्रोकर हैं, दैट मीन्स इट इज क्लियरली, मतलब इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्टॉक इन ट्रेड, ये इसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड नहीं हो सकती। इसके लिए शेयर्स जो हैं, वो शेयर्स इसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो सकते हैं। हालांकि ब्रोकर है, वो इन्वेस्टमेंट वालों के लिए होता है, बट ठीक है, प्रॉपर्टी इसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग नहीं हो सकती। बट ये जो मिस्टर सार्थक है, इन्होंने कुछ बिल्डिंग बेचा है, सोल्ड अ बिल्डिंग टू हिज फ्रेंड मिस्टर अनय, एंड अनय इज अ डीलर इन ऑटोमोबाइल। अरे भाई साहब, ओके, और यहाँ पे बिल्डिंग का ट्रांजेक्शन हो रहा है। आई जस्ट क्विकली वांट टू टेक यू टू अ डिस्कशन एंड आई वांट टू शो समथिंग। मेरे को आप यहाँ पे चेक करके देख लीजिए, आपको ये समझ में आ रहा है क्या। इन दिस केस, इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 एंड फॉर टॉकिंग अबाउट मिस्टर सार्थक एंड अनय, तो सार्थक जो है वो सेलर है, अनय जो है वो बायर है। सार्थक के लिए भाई साहब ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो है कैपिटल एसेट, और बायर के लिए जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो है कैपिटल एसेट। दोनों के लिए इस केस में कैपिटल असेट है। सर क्या दोनों के लिए एक ही रहता है क्या? दोनों के लिए स्टॉक इन ट्रेड और दोनों के लिए कैपिटल असेट? नहीं भाई, ये इन लोगों ने कोइंसिडेंटली बनाया है। आप एग्जाम में कुछ नहीं सोच सकते, मतलब आपको एग्जाम में वो लोग कुछ भी दे सकते हैं। हो सकता है वो वाले बंदे के लिए, बायर के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, और सॉरी, सेलर के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, बायर के लिए कैपिटल एसेट है, सेलर के लिए कैपिटल एसेट है, बायर के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, कुछ भी हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन कैन हैपन। इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर सार्थक शेयर ब्रोकर है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड नहीं है उसके लिए प्रॉपर्टी, और अनय के लिए भाई साहब यहाँ पे ये एक ऑटोमोबाइल्स के अंदर स्पेयर पार्ट्स का बेचने का इसका धंधा है, मतलब गाड़ियों वाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बेचने का धंधा है, और इसके लिए भी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, कैपिटल एसेट है। आपकी और मेरी तरह एक बार घर खरीदा तो भाई साहब अब जिंदगी भर इसी में रहेंगे, डेट वाइज, ठीक है। अब एक बात समझ लो आप, अगर भाई साहब आपको मैं वो वाला चार्ट याद करा दूं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके इसके अंदर अगर ये लोग ने अंडर वैल्यूएशन किया है, मुझे पता नहीं, अभी आप रीड करेंगे तो आपको समझेगा। अरे कहाँ चला गया यार। हाँ जी, कमिंग बैक टॉपिक, नाउ लुक एट दिस। अगर ये लोग ने कुछ भी गड़बड़ किया है, अगर ये लोग ने कुछ भी गड़बड़ किया है, तो ये लोग कहाँ फंसेंगे? अंडर वैल्यूएशन अगर किया है तो कौन कहाँ फंसेगा? तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ। सेलर जो है मिस्टर सार्थक, वो लैंड एंड बिल्डिंग को एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रहा है क्या? आंसर इसको, ठीक है। तो बायर जो है मिस्टर अनय, क्या उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड कर रहा है क्या? आंसर इसको। तो दोनों के लिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं रहा। अब बात करते हैं इसकी। सार्थक जो कि सेलर है, उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या एक कैपिटल एसेट है? हाँ सर, अगर उसने उसको सस्ते में बेचा तो, सस्ता मतलब एक डिस्काउंट दिया, लेकिन डिस्काउंट एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर लिमिट के अंदर है तो ठीक है, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा दे दी तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे अगर बजाई जाएगी सार्थक की, तो उसकी बजाने वाला जो है वो कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर है, सेक्शन 50 का सी। लेकिन अगर बात करूं मिस्टर अनय जो कि बायर है, उसकी अगर बजाई जाएगी, तो उसकी बजाने वाला जो है वो कैपिटल एसेट है, सॉरी उसकी बजाने वाला IFOS है, दैट इज सेक्शन 56 का 2 का 10 का बी। ओके, तो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेक अप। अब वापस जाता हूँ क्वेश्चन पे और बात करता हूँ आगे की। यहाँ पे यस, कम ऑन। तो मिस्टर सार्थक जो कि 37 ईयर्स की उम्र वाला व्यक्ति है, शेयर ब्रोकर है, बिल्डिंग बेच रहा है अनय को, हु इज अ डीलर इन ऑटोमोबाइल्स फॉर ₹120 lakhs, और ये सेल की डेट है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए डेटा सारे लिख देता हूँ। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन है 120 लाख।
एक सेकेंड ना। हम्म। और उस दिन पे, दैट इज व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 150 lakhs, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस डी वी ऑन ऑन दिस डेट। पता है कभी सार्थक ने बेचा, सार्थक है सोल्ड द बिल्डिंग फॉर ₹120 lakhs ऑन दिस डेट, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 150 lakhs। मतलब ये हमको बता रहे हैं एसडीवी ऑन द डेट ऑफ सेल, या फिर यूं कहूं कि ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर क्या ये दोनों डेट ये भी अलग हो सकती है क्या? हाँ, ये भी अलग हो सकती है। हम लोग को अभी क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया हुआ नहीं है, इसीलिए मैं डेट ऑफ सेल को ही बोल रहा हूँ कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरीके से डाली है, तो आई एम टेकिंग कि ये जो मेरी डेट ऑफ सेल है यही है मेरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके। और इस दिन पे जो एसडीवी है वो है 150 लाख, मतलब 1.5 करोड़। ओके। दी अग्रीमेंट, मैं अग्रीमेंट को ब्लू कलर दे रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा अग्रीमेंट की डेट, अग्रीमेंट का एसडीवी एंड ऑल दैट थिंग। दी अग्रीमेंट, यहाँ पे अग्रीमेंट वाज एंटर्ड ऑन 1 सितंबर 2022, 2022। और अग्रीमेंट की डेट पे जो एसडीवी था वो 140 लाख था। अब आप समझ गए हो यहाँ पे एसडीवी ऑन डेट ऑफ, ये डेट ऑफ अग्रीमेंट को मैं ब्लू में लिखता हूं तो मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो इस डेट की जो एसडीवी है यहाँ पे, डेट ऑफ अग्रीमेंट की, उसका अमाउंट ये लोग ने बताया है 140 लाख। तो देखो अगर एसडीवी एग्रीमेंट वाली डेट का चाहिए तो क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या एसडीवी सॉरी अग्रीमेंट की डेट या उसके पहले पहले व्हाइट मनी में पैसा आया था कि नहीं आया था। अगर व्हाइट मनी में पैसा आया था तो आपको 140 का एसडीवी लेने को मिल जाएगा, लेकिन अगर व्हाइट मनी में पैसा नहीं आया था तो फिर रजिस्ट्रेशन की डेट का आपको एसडीवी ले लेना चाहिए। अब इस केस में सार्थक को पैसे आए थे, सार्थक हैज रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹15 lakhs बाय क्रॉस्ड चेक। भाई साहब लग गए। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक बताऊं क्या है? क्रॉस चेक ब्लैक मनी। अरे मेरे हिसाब से नहीं भाई, इनकम टैक्स वालों के हिसाब से। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं अगर आप ये करोगे नहीं चलेगा, अगर आपने ये करके अकाउंट पे ही कर दिया तो ये व्हाइट मनी है। तो आई राइट इट ओवर हियर, ये लोग इसको व्हाइट मनी बोल रहे हैं और ये लोग इसको बोल रहे हैं ब्लैक मनी। ओके। सो क्रॉस चेक से आया, गेम ओवर है, गेम ओवर है। लेकिन मेरे को बताओ डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन पे अगर आपको वो दिन या उसके पहले पहले अगर ब्लैक मनी से पैसा आया तो क्या ये डेट रिलायबल है? आंसर इज नो, डेट ऑफ अग्रीमेंट इज नॉट रिलायबल। और क्योंकि ये रिलायबल नहीं है तो ये वाला एसडीवी मैं नहीं ले सकता चाह करके भी। अब मुझे लेना पड़ेगा एसडीवी, एसडीवी, एसडीवी 150 लाख रुपया, एसडीवी एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके। अब भी आपने मेरे साथ में देखा था कि डिस्काउंट कितना होता है एक्सेप्टेबल वर्सेस डिस्काउंट एक्चुअली कितना दिया है। अब मैं आपको एक बहुत मोटा ब्लैक हार्ड लाइन बना करके आपसे पूछना चाहता हूं यहां पे, देयरफॉर डिस्काउंट कितना हुआ? तो डिस्काउंट आपको कहा जाता है एस डी वी माइनस सेल कंसिडरेशन। और एसडीवी जो कि हमको दिख रहा है 150 लाख माइनस सेल कंसिडरेशन जो कि है 120 लैक्स। तो यहाँ पे जो एक्चुअल डिस्काउंट दिया गया है वो 30 लाख रुपए का है। ओके। नाउ आई विल टेक यू टू द डायग्राम।
नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज प्रोविजंस, सर अगर आप यहाँ पे देख लो, अगर एसडीवी एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट देखने को मिल जाता तो अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी मतलब 140 माइनस 120, तो डिस्काउंट कितना आता, 20 लाख। लेकिन आपने क्या किया, उस दिन आपने व्हाइट मनी से नहीं ब्लैक मनी से पैसा मंगवाया था, तो ऐसे केस में लग जाएगी अवार्ड, और यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट है वो बनेगा 30 लाख रुपया, क्योंकि एसडीवी एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे। मैं ऊपर DOR लिख करके येलो हाइलाइटर या पिंकी हाइलाइटर देने से ये बताना चाहता हूँ कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का हम लोग ने एसडीवी लिया हुआ है यहाँ पे करके, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कहानी खत्म हो जाती है, और ये सेल किया जो है बिल्डिंग, आई जस्ट पूरा देखो, ये जो सेल किया हुआ है, दिस वाज परचेज्ड फॉर ₹95 lakhs ऑन दिस डेट। परचेज की डेट है 10th of May 2018। ओके, नाउ आई जस्ट एक बार के लिए मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसे दिक्कत आती है। नाउ दैट यू आर अवेयर कि यहाँ पे जो सेलर है दैट इज मिस्टर सार्थक, उसकी बजाने वाला है 50 का सी और ब्लू कलर, और जो बायर है वो क्योंकि कैपिटल एसेट की तरह ले रहा है तो उसकी बजाया जाएगा IFOS के अंदर। अब आप यहाँ पे देखना, क्या येलो वाला किसी पे भी लगने वाला है, आंसर इज नो, ये येलो वाला किसी पे भी नहीं लगेगा, 43 CA इस केस में नहीं लगने वाला है। सर एक्चुअल डिस्काउंट क्या होगा, एक्चुअल डिस्काउंट अभी आपने मेरे साथ जस्ट आप कंप्यूट करके आए, आपने लिखा था उधर एसडीवी माइनस सेल कंसिडरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SC, जो एसडीवी था मैंने उसके ऊपर आपको लिखवाया मतलब बोला था, मैं लिख रहा हूँ DOR मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली एसडीवी हम लोग लेने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाली जो एसडीवी थी वो आई थी 150 लाख, और उसमें से सेल कंसिडरेशन 120 लाख का माइनस किया था, तो जो डिस्काउंट हमको मिला था भाई साहब वो था 30 लाख रुपया। अब मैं ब्लू वाला चेक करना चाहता हूं, तो मैं पहले लिख रहा हूं एक्चुअल डिस्काउंट कितना था, एक्चुअल डिस्काउंट 3 लाख 30 lakhs था, बट ये लोग बोल रहे हैं एक्सेप्टेबल डिस्काउंट पहले देखो, तो एक्सेप्टेबल डिस्काउंट कितना होगा, एक्सेप्टेबल डिस्काउंट इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का 10%। कंसिडरेशन कितनी थी, अभी क्वेश्चन में इधर भी तो आपको दिख रहा है, कंसिडरेशन है 120 lakhs, और इसका 10% मतलब आ रहा है 12 लाख। लग गए, लग गए। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, 12 लाख। आपको कितना तक डिस्काउंट देना चाहिए था, 12 लाख, लेकिन आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, 30 लाख। अगर आपने हद से ज्यादा डिस्काउंट दे दिया तो आपकी लगाई जाएगी। यहाँ पे पूछ रहे हैं इज एक्चुअल डिस्काउंट विद इन दी एक्सेप्टेबल लिमिट, नहीं भाई, तो ये तो फॉल नहीं करेगा। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं हमारा जो एक्चुअल डिस्काउंट है वो है, सॉरी लिमिट है 30 लाख की, लिमिट है 12 लाख की, और एक्चुअल डिस्काउंट है 30 लाख का। वेदर द डिस्काउंट इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, आंसर इज नो। तो FVOC क्या लेंगे, FVOC लेंगे सेल कंसिडरेशन प्लस डिस्काउंट। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखना कि मिस्टर सार्थक की किस तरीके से बजाई जाती है। यहाँ पे सार्थक की बजाई जाएगी। ओके, जब भी आप किसी के लिए कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते हो तो कैपिटल गेन्स के अंदर आप पहले वाला जो वैल्यू लिखते हो वो लिखते हो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दिस इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। जैसे बचपन में आप करते हो ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट गिव्स प्रॉफिट, वो लोग भी यही कर रहे हैं। ये कैपिटल गेन्स चैप्टर में इसको बोला जाता है FVOC ले लो, इसमें से आप माइनस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट अगर 3 साल से ज्यादा लैंड एंड बिल्डिंग की होल्डिंग अगर 3 साल से ज्यादा होती है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है, और उसमें इंडेक्सेशन मिलता है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आप ले सकते हैं, या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, केस टू केस देख लीजिए। और अब जो बचेगा वो फाइनली होगा आपका गेन्स, कैपिटल गेन्स। अब पता है सार्थक को क्या बोला जाता है, सार्थक को बोला जाता है कि आपकी जो FVOC है वो आपको कितनी लेनी है, आपको लेना है सेल कंसिडरेशन प्लस जो भी आपने डिस्काउंट दिया। सेल कंसिडरेशन कितना था, 120 लाख, डिस्काउंट कितना है, 30 लाख। ठीक है, तो ऐसे केस में भाई साहब FVOC इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, एंड देयरफॉर
FVOC विल बी 150 लाख। लग गए 120 + 30 150 लाख। ठीक है, मैं फुल फिगर्स में लिख रहा हूँ, 1,50,00,000। ओके, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं। मिस्टर सार्थक ने इसको परचेज किया था, बिल्डिंग को यहाँ पे 95 lakhs में। ऑन विच डेट? ऑन 10th of May 2018। फर्दर मिस्टर ये एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट है, इसकी बात छोड़ दो, ये भी नहीं करना अपने को। दिस इज टू बी डन सेपरेटली, ये हटा दो। बात करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, हम लोग को इंडेक्सेशन लगाना है, तो ये मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगेगा, क्योंकि सार्थक भाई ने इसको परचेज किया था 10th of May 2018, और सार्थक इसको बेच रहा है 10th of November 2022। अब 10th of May से और एक साल ऐड करोगे तो मई 2019, मई 2020, मई 2021, मई 2021 में 3 साल हो गए। और लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आप 3 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हो, तो ऐसे केस में वो बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो यहाँ पे 36 महीने बोलते हैं, या फिर महीनों की जगह पे साल बोलोगे तो 3 साल होता है। और ऐसे केस में अगर आपने 3 साल से ज्यादा होल्ड किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो इसकी जो 3 साल कंप्लीट हो रही है वो मई 2019, 20, 21, मई 2021 में हो रहा है, और बेच रहा है इसको 2022 की नवंबर में, मतलब ये बाद में ही बेच रहा है, लॉन्ग टर्म है। और हम लोग इसको दे देंगे इंडेक्सेशन का बेनिफिट। इंडेक्सेशन के बेनिफिट के लिए जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिस साल में ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि इनकम टैक्स ने, सॉरी, इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन बनाया है वो 2022-23 के हिसाब से बनाया है। तो जो भी साल में बेचा जा रहा है वो ये वाला साल है, 331 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 331, डिवाइड बाय जिस साल में खरीदा था वो साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो खरीदा था 2018-19, यहाँ पे 18-19, बेचा था इधर 2022-23। तो मेरे लिए ये काम का है, ये सेल करने वाला, और खरीदने वाला 18-19, मतलब ये। ओके, तो यहाँ पे 280। अब आप गणित कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। 95 lakhs इंटू 331 डिवाइड बाय 280 इक्वल्स टू, लाइट, 95 lakhs इंटू 331 डिवाइड बाय 283, सॉरी 280 है। 95 lakhs इंटू 331 डिवाइड बाय 280, 11,23,03,57, 1,12,30,357। ओके, और इसको माइनस करेंगे, कैपिटल गेन्स आ रहा है 37,69,643। 37,69,643। ओके, तो ये हो जाता है आपका कैपिटल गेन्स। अब एक बात आप समझो, इसका आपको आंसर भी चेक करा के बता दूंगा। तो अब आपको मैं यहाँ पे जाकर के पहले आंसर लिख देता हूँ। LTCG ऑफ सार्थक 37,69,643। 37,69,643, दिस इज LTCG ऑफ सार्थक, ये एक आंसर निकलेगा। अब आप ये भी देखो कि सामने वाले की भी तो बजाई जाएगी ना, क्योंकि ये तो सस्ते में डील किया था, तो बायर सेलर की बजाया। अब बायर की बजाने के लिए कैपिटल एसेट, अगर वो कैपिटल एसेट की तरह होल्ड कर रहा है तो मार खाएगा अंडर IFOS सेक्शन 56 का 2 का 10 भी उसकी बजाएगा। अगर 56 का 2 का 10 का भी उसकी बजाएगा तो हम लोग इधर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो आप,
अब इसके लिए लिमिट क्या हो जाती है, कंसिडरेशन का 10% जो अभी निकाला ऊपर, कंसिडरेशन का 10% मतलब 12 लाख, या फिर 50,000 विच एवर इज हायर। तो इसके लिए भी एक्सेप्टेबल लिमिट, मतलब अभी आप अनाई के एंगल से देखोगे, बायर के एंगल से, तो बायर के लिए भी एक्सेप्टेबल लिमिट है 12 लाख रुपीज की, लेकिन बायर को भी ये चीज कुछ ज्यादा ही सस्ते में मिल गई, बायर को भी 30 लाख का डिस्काउंट है। अब ऐसे केस में जो भी आपने गड़बड़ शड़बड़ किया है, क्या आपने डिस्काउंट हद से ज्यादा दिया हुआ है, क्या आपका डिस्काउंट विद इन द लिमिट है, आंसर इज नहीं, आपका डिस्काउंट विद इन द लिमिट नहीं है। तो ऐसे केस में डिस्काउंट अमाउंट इज टैक्सेबल एज IFOS, and discount amount that is rupees 30 lakhs is taxable as IFOS of ANAI। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं आपको बता देता हूँ। IFOS ऑफ अनय, ठीक है, अनय के लिए IFOS हो जाएगा 30 लाख रुपया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और डेटा की चेक करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। मेरे को पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा, ये जो मैंने ग्रीन वाला पार्ट छोड़ करके रखा था मैंने, मतलब वो लास्ट की 2 लाइंस, ये ये वाला, ओके। अब इसको रीड कर रहे हैं, लास्ट। फर्दर मिस्टर सार्थक ऑल्सो सोल्ड एन एग्रीकल्चरल लैंड एंड इट इज सिचुएटेड विद इन इन अ विलेज विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 5,800। ये देखो, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, ओके। मैं आपको यहाँ पे लिख करके देता हूँ, एग्रीकल्चरल लैंड है, और अगर वो अर्बन एरिया में है, ऑन दी अदर हैंड अगर वो रूरल एरिया में है, अगर वो अर्बन एरिया में है तो वो एक कैपिटल एसेट है, इट इज अ कैपिटल एसेट। बट अगर वो अर्बन एरिया में ना होकर के रूरल एरिया में है, तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। और अगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो उसको बेचने पे कैपिटल गेन्स हो ही नहीं सकता। अगर ये चीज कैपिटल एसेट है और इसको बेचूंगा, तो बोला जाता है कि कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दिया, और इसके बेचने पे जो भी नफा नुकसान होगा वो कैपिटल गेन्स के हेड में जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज है, फॉर एग्जांपल ये, अगर ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो इसको बेचने पे, इसको ट्रांसफर करने पे कोई गेन और कोई लॉस कुछ भी आपको कैपिटल गेन्स में नहीं लेके जाना होता। इन शॉर्ट, एग्रीकल्चरल लैंड अगर रूरल एरिया वाली है तो उस पे आपका कैपिटल गेन्स वगैरह कुछ नहीं आता है, बिकॉज वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो यहाँ पे इट इज सिचुएटेड इन अ विलेज विच इज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 5,800। आपके पास आपकी मॉड्यूल होगी, मॉड्यूल में आपको चेक करना है, देखना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लैंड है, देखो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है एग्रीकल्चरल लैंड, और वो एग्रीकल्चरल लैंड किसी ऐसी जगह पे लोकेटेड है, किसी ऐसी सिटी में लोकेटेड है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो फिर वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो एक रूरल एरिया वाली एग्रीकल्चरल लैंड है, और इनकम टैक्स पर्पस के लिए वो कैपिटल एसेट है ही नहीं। उसको बेचने पे अगर आपको कुछ फायदा होता भी है तो उस पे कैपिटल गेन्स नहीं लगता, ओके। तो ये बोल रहे हैं कि इसने, सार्थक ने कुछ एग्रीकल्चरल लैंड जो कि गांव खेड़े में थी, मतलब रूरल एरिया में थी, वो 60 लाख में बेची है मिस्टर विवेक को ऑन 1/3/2023, और इसको अक्वायर किया था 45 लैक्स में। तो 45 लैक्स में परचेज किया, 60 लाख में बेच रहा है, और एसडीवी था इसका 65 लैक्स। लेकिन मेरा आपसे वापस से यही कहना है कि कुछ गेन्स आएगा ही नहीं, तो ये एसडीवी कोई काम की नहीं है, परचेज कितने पे किया था वो कोई काम का नहीं है, सेल कितने पे किया वो भी काम का नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर इसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता। एक ही जगह पे लगने के चांस है कैपिटल गेन, बट वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि गांव की जो जमीन है एग्रीकल्चरल लैंड, उसको हम लोग कैपिटल एसेट मानते ही नहीं है। तो अगर आप बेचोगे तो उस पर कुछ भी नहीं होगा, कैपिटल ट्रांसफर कुछ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कहानी खत्म करते हैं। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे ये लोग आपसे टेस्ट जो कर रहे हैं वो टीडीएस के प्रोविजन है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीडीएस, टैक्स टू बी डिडक्टेड। डिडक्ट कौन करने वाला है, देखो बायर।
क्योंकि अगर मान लो ऐसा है कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बेचा है, ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बेचा है, आप बोलोगे कितना, तो मैंने बोला मेरे को 1 करोड़ चाहिए तो ये प्रॉपर्टी दूंगा। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया, आप मुझे पेमेंट देने वाले हो, तो जब आप मुझे पेमेंट दोगे, ऐसे केस में एक इनकम टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स में प्रोविजन के हिसाब से आप सामने वाले को जब पेमेंट दोगे, मतलब आप मुझे जब पेमेंट दोगे, तो आप मेरे को पेमेंट में से टीडीएस डिडक्ट करके बैलेंस पेमेंट दोगे। इन दिस केस ऑल्सो ये लोग बोल रहे हैं कि अनय ने प्रॉपर्टी परचेज किया हुआ है, तो अनय को टीडीएस डिडक्ट करना है, तो कितना डिडक्ट करना है। और दूसरा, विवेक ने भी परचेज किया हुआ है, विवेक ने ये वाली गांव खेड़े वाली एग्रीकल्चरल जमीन खरीदी है, तो सार्थक से ये जो लोगों ने इनसे खरीदा हुआ है, सार्थक को जब ये लोग पैसे देंगे तो इन लोग को कितना टीडीएस काटना चाहिए। सार्थक ने अनय को प्रॉपर्टी बेचा है, अनय इसको पेमेंट देने वाला है, ठीक है। सार्थक ने विवेक को भी प्रॉपर्टी बेचा है और विवेक भी इसको पेमेंट देने वाला है, तो ये पेमेंट देते वक्त कितना टीडीएस काटा जाता है। अब मेरी बात समझो कि विवेक को तो जो प्रॉपर्टी दिया है वो तो कैपिटल गेन्स ही नहीं है, मतलब वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो अगर कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन्स ही नहीं होगा, और कैपिटल गेन्स ही नहीं होगा तो फिर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन क्या उस पे लगाएंगे, कोई रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो विवेक को कोई टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। विवेक उसको 60 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी का प्राइस जो डील हुआ है, वो 60 लाख रुपए ऐसे ही दे देगा, कोई टीडीएस नहीं काटेगा। हालांकि अनय को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब आपको बता रहा हूं अनय के लिए टीडीएस काटने वाला प्रोविजन, टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ 194 आई ए, अनय कर रहा है पर प्रॉपर्टी परचेज, अनय इज परचेजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में कोई भी होने दो, मतलब अनय हो, मतलब एक इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी पार्टनरशिप फर्म कोई भी होने दो, एनी पर्सन अगर वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा पेमेंट देते वक्त। लेकिन ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब सेल कंसिडरेशन या फिर एसडीवी 50 लाख या उससे ज्यादा का है। तो इस केस में सेल कंसिडरेशन एसडीवी दोनों 50 लाख से ज्यादा है, जबकि सेल कंसिडरेशन है 120 लाख और एसडीवी है 150 लाख, मतलब ये दोनों के दोनों का ऊपर है, तो क्या ये वाला टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। अब अगर एप्लीकेबल है तो क्या रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है? टीडीएस डिडक्ट करना है 1%, 1% ऑफ दोनों में से विच एवर इज हायर, एसडीवी या सेल कंसिडरेशन। अब आप जानते हो कि हायर अमाउंट तो इस केस में एसडीवी का है, तो 150 लाख का 1%, मतलब 1.5 करोड़ का 1%। तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1 crore 50 lakhs यहाँ पे, और इसका 1% मतलब 1,50,000, इतना टीडीएस काटना होगा अनय को। ऑप्शन ए, अनय को टीडीएस काटना है 1,20,000 और विवेक को काटना है नील, आंसर इज गलत। ऑप्शन बी 1,50,000 बाय अनय एंड नील बाय विवेक, ये है भाई साहब करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 1.5 लाख बाय अनय 65,000 बाय विवेक, भाई विवेक को कुछ भी नहीं काटना है क्योंकि वो असेट एक कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो ना बेचेगा तो कुछ कैपिटल गेन कुछ नहीं हो सकता। 65,000 बाय विवेक, 60,000 बाय विवेक एंड 120 बाय अनय, भाई साहब ये दोनों ही आंसर गलत है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। What will be the capital gains chargeable to tax in the hands of Sarthak in respect of transfer of building? जो मैंने आपको पहले ही बोला था सार्थक के हाथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो ये रहा अपना एलटीसीजी, और एलटीसीजी है 37,69,643, 37,69,643, ये रहा। देखो जी पहला ही आंसर मिल गया इधर तो। ओके, ये आप मैच कर सकते हो, स्क्रीन के टॉप पे आपको दिखेगा 37,69,643, ठीक है ना। तो ये था कैपिटल गेन्स, और ये लॉन्ग टर्म है, ये भी लॉन्ग टर्म है, ओके ये रहा। सो एल टी सी जी 37,69,643, ओके। तो ये इसका भी आंसर आपका निकल गया, ये है ऑप्शन ए। Assuming Mr. Sarthak has other income which is exceeding basic exemption limit, what is the tax liability on transfer of building and agricultural land? देखो एग्रीकल्चरल लैंड पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन बिल्डिंग पे जो भी इनकम होती है वो एल टी सी जी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20% फ्लैट। तो यहाँ पे एल टी सी जी हुआ है 37,69,643, और इसके ऊपर आपने लगाना है 20%। जस्ट टेक योर कैलकुलेटर्स, फाइंड आउट द आंसर, आई फाइंड आउट माय ओन। 37 लाख
69,643 into 20%, 753,929. ये रहा 753,930, वही राउंड ऑफ, क्योंकि इनकम टैक्स में चीजों को राउंड ऑफ किया जाता है, टैक्स को भी राउंड ऑफ किया जाता है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। तो 753,929, इसको आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो आप बोलोगे 753,930। ओके, सो जिसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। Then you have, what is the amount of income chargeable to tax in the hands of Mr. Anay in respect of transfer of building? अनय के हाथ में, मैंने ऊपर ही लिख दिया था, अनय के हाथ में IFOS हो जाएगा एंड दैट IFOS इज ₹30 lakhs। अनय के हाथ में IFOS इज ₹30 lakhs। ठीक है, दिस इज ऑप्शन बी। आगे कुछ और क्वेश्चन तो नहीं है, आंसर कीज है तो BACB। ओके, BACB चेक करते हैं आंसर करेक्ट आ रहा है क्या। यस, करेक्ट है, BACB। 1.5 लाख अनय TDS काटेगा और विवेक नील काटेगा। यस, LTCG 37,69,643। यस, टैक्स काट जो टैक्स होगा LTCG पे 20% के हिसाब से 753,930 एंड अनय के लिए 30 लाख रुपया IFOS अंडर सेक्शन 56 का 2 का 10 बी। अपन तो भाई हद से ज्यादा डेटा आपको दे रहा है और आप भी पढ़ते पढ़ते होशियार हो ही जाएगा। 56 का 2 का 10 का क्लॉज बी। ओके, सो ऑल ऑफ दिस इज डन। आई हैव आल्सो डन विद क्वेश्चन नंबर 13। अब आपके पास में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर नीरज शर्मा वाला क्वेश्चन। ओके, सो वी कैन टेक दिस अप वेरी वेरी क्विकली। अभी अपने पास में 3 क्वेश्चन है, मैं वही कंसिडर कर रहा हूँ, शुड आई पुट इट इन नेक्स्ट क्लास और नॉट। तो देखो, मैं ऐसे करता हूँ, मैं अभी के लिए इसको ये पार्ट यहाँ पे कट कर रहा हूँ। आई हैव गॉट 3 मोर क्वेश्चंस टू टेक अप। एक है क्वेश्चन नंबर 12 जो ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, एंड देन आई हैव क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन 15 और आगे की कहानी। सो आई एम नॉट विलिंग टू टेक अप एज ऑफ नाउ बिकॉज लेट भी हो रहा है और ये वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं करना है, मुझे 2 ही क्वेश्चन कवर करने थे। सो आई विल डू इट एज अ पार्ट 3 एंड फिर एक पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा, पार्ट 5 तक चला जाएगा, बट ठीक है, नो इश्यूज। I'm stopping over here. I have covered only 2 questions, that is question number 7 and question number 13. And I will now take up the remaining questions, that is question number 12 और उसके आगे का पूरा data in the next set. Okay. So for now I am closing and बाकी के remaining questions मैं आपको कल और इसके अंदर फटाफट से करके दे दूंगा. For now, bye. See you. All the best. Stay tuned.